आपको मैं बना के होस्ट। और इसके लिए सबकी परमिशन चाहिए। और मैं आज की जो अपनी होस्ट है डॉक्टर विभा, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर विभा जैन। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारा जेनेन 5 साल पुराना है। बहुत ज्यादा पुराना मैं नहीं कह सकती जैसे हेरिटेज में, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल तक चलना और जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पे डिस्कस करना, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस है एंड विच आई रियली लाइक द मोस्ट है, यहाँ पे हर मेंबर सीखना चाहता है कि मैं जैन धर्म को कैसे अपनी लाइफ में उतार दूं। वो ये नहीं कहता दूसरा कैसे उतारे, क्योंकि वो जैन धर्म का प्रिंसिपल ही नहीं है कि दूसरा कैसे उतारे, पहले अपने ऊपर लगाना है। तो सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट जो पिलर है इस जैनन का, वो ये है कि हर जने की चाहत है मैं कैसे अपने आप के भावों को सुधारूं। इसमें डेफिनेटली हमारे सभी लोगों का, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, यहाँ तो स्वाति जी का भी नाम नहीं ले रही, जबकि स्वाति जी ही मेन हमारे पिलर हैं, परंतु मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। वाईके अंकल, कमल अंकल, वो तो उनका तो मैं, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए, ना शायद मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। ये है हमारी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आज हमारा बहुत ही सुंदर, पीछे मैं बिल्कुल टाइम नहीं ले रही क्योंकि वो उसमें प्रशांत जी का टाइम कट जाता है, तो मैं प्रशांत जी जो के हमारे स्पीकर हैं, मेन स्पीकर हैं, और वो सत्य धर्म पे बोल रहे हैं, जो कि सत्य धर्म तो इतना बड़ा धर्म है। और फिर मैं यही कहूंगी कि सत्य धर्म जैन धर्म का पिलर है। जहां सत्यता है वहां बाकी 9 धर्म है ही। इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ना क्रोध होगा ना मान होगा। सत्यता से जब बोल रहे हैं तो आप देखिए विकल्पों का अभाव कितना है, और जो विकल्प आपके अपने बंधन के मेन चीज है जिससे बंद होता है, उनका तो अभाव हो गया, तो आपने धर्म तो प्राप्त कर ही लिया। ऐसे बढ़िया टॉपिक पे, ऐसे सुंदर टॉपिक पे, ऐसा टॉपिक जो कि हमारा पिलर है जैन धर्म का, उस पे आज बोलेंगे प्रशांत जी। और प्रशांत जी के बारे में तो जो लिख के आया है, जो मुझे पता है वो बहुत छोटा है, जो मेरे मन में है वो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। जो वो एज ए पर्सनालिटी है वो कुछ और ही है, जो अंदर से वो है वो कुछ और है। ये तो मैं जो आपको बताऊंगी ये केवल बाहर की उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं, बट अंदर से वो इससे भी ऊंचे हैं, जो वो ही आपको बता पाएंगे, या वो जो बताएंगे हमें सत्य धर्म के बारे में तो आपको पता चल पाएगा। प्रशांत जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर of GE Power Limited and JPF convener North Zone for G2. He grew up in the Hyderabad, India. He has graduated from Shri Venkateshwara University in Electrical and Electronic Engineering. Thereafter, he attended management programs from the Indian Institute of Management, Bangalore, Ahmedabad, and is an MBA from European School of Management and Technology, Berlin. He has a diverse experience in industry and energy sector, including renewables, and held management position in oil, gas, power, and renewable energy. He has served organizations like Siemens, Schneider Electric, etc. in India and USA. He is active in various trade bodies and forums and is associated with Jenin, Chito, Aramyo, Humat Samaj, and is currently associated with Being Jain exhibition on modern application of Jainism for Dharam Prabhavna in Switzerland. He is married to Nidhi Jain, chairperson Umang Veera Mahavir International Gurugram, and his daughter Preksha is doing masters in Queen Belfast, UK, and Yatha BBA HR Psychology in Flame, Pune. This is a very small introduction as compared to what he is. Now, over to Prashant ji. सभी को जय जिनेंद्र। और आज का जो टॉपिक है विभा दीदी ने बहुत ही
सिंपल में कह दिया कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म, एंड अगर सत्य धारण कर लिया तो बाकी के 9 धर्म इसी में समा गए, और क्रोध मान माया लोभ अगर हट गई तो सत्य उभर गया, और देयरफॉर सत्य इज अ वेरी सिंपल रिलीजन। और मेरा एक पर्सनल फीलिंग और एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे कॉम्प्लेक्स है सत्य धर्म, क्योंकि सत्य धर्म जितना सिंपल लगता है डेफिनेशन में, उतना ही कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ में है। और पहले मैं शेयर करूंगा जो अपने डेफिनेशंस में आता है सत्य के बारे में, और उसके बाद आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस विद सत्य, और जो शायद हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में। और देन और उसके बाद वी विल डिस्कस कि हाउ डज इट अफेक्ट पर्सनली, एंड एट द सेम टाइम हाउ डज इट अफेक्ट अस इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो जहां तक जैनिज्म का डेफिनेशन ऑफ उत्तम सत्य है, उत्तम सत्य क्या है, तो ये डेफिनेशन जो है, इट इज वेरी सिंपल, टू स्पीक द ट्रूथ इज नॉट उत्तम सत्य। तो कॉम्प्लिकेशन वहीं से शुरू होते है कि भाई सच, यानी कि जैसा सच है वैसे ही सच कह देना भी शायद उत्तम सत्य नहीं है, और उत्तम सत्य में हित मित और प्रिय वचन कहने चाहिए। तो जैसे ही एक से सॉफ्ट एस्पेक्ट सत्य में ऐड हो जाता है, तो हमारे लिए जो हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, जहाँ पे हमारी या तो एजुकेशन, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में जो डे टू डे इंटरेक्शन होती है, जहाँ पे हमारी तो एक्सपेक्टेशन शायद राग द्वेष की नहीं हो, बट सामने वाले की अगर फीलिंग हो कि मुझे कुछ चाहिए और शायद आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको सत्य कैसे बताएं। आई थिंक चैलेंज वहां पे सत्य का शुरू हो जाता है कि भाई डिप्लोमेसी कैसे हो, हाउ डू देन बी डिप्लोमेटिक। अब मैं सामने वाले को बुरा ना करूं पर उसे जो चाहिए मैं ना दूं, तो सत्य वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दो द डेफिनेशन ऑफ सत्य इज वेरी इजी, बट टू इम्प्लीमेंट इट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब देखें तो 10 लक्षण धर्म जो है, एक तरह से जैनिज्म का एक 10 लक्षण पर्व इज द फाउंडेशन। साल में एक बार किसी न किसी तरह, 3 बार तो आता है, पर एक बार तो हम किसी न किसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और हर 10 दिन कहीं हर तरह के प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से रोज हम इस लक्षण के पाठ तो पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल्स भी हम सुनते हैं। इससे हमारे एक संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार मुझे लगता है फाउंडेशन है जो हमें हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आज के सेशन के लिए, तो मुझे लगा कि शायद मैंने भी एक नया पर्सपेक्टिव सीखा है, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप सच बोलना तो चाहते हो पर बोल नहीं पाते। क्या उसके लिए कोई सोल्यूशन है? तो हाँ, उसके लिए काफी सोल्यूशन है। और हम झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वही आता है क्रोध मान माया लोभ, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि हम झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें शास्त्र में क्या आता है। तो अपने इसमें हम कहते हैं कि भाई झूठ जब आदमी कहता है तो 4 तरह से हम झूठ कहते हैं। या तो हम भय के कारण, या तो हम क्रोध के कारण, या तो हम लोभ के कारण, हास्य के कारण, या फिर हम जिन आज्ञा के उल्लंघन के कारण झूठ बोलते हैं। और अगर हम सत्य कहते हैं तो सत्य के डेफिनेशन क्या है? तो सत्य के डेफिनेशन अगर बाकी सबको हटा दिया जाए, कि अगर हम भय रहित या क्रोध नहीं करके या मान नहीं रख के या उस तरह से क्रोध मान माया लोभ से रहित होकर के अपने स्वभाव से अगर बात करने लगे, तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। इजी तो है कहना, पर व्यवहार की दृष्टि से हम सत्य कैसे बोले? तो आई थिंक उसकी डेफिनेशन पढ़ करके मुझे काफी अच्छा लगा कि जैनिज्म में जो 10 लक्षण में सत्य में रियल लाइफ के चैलेंजेस को डील करना सिखाया जाता है। तो मैं इस पे फोकस करूंगा, और इसके ऊपर फिर हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो सत्य की डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया गया है। देखिए, सत्य कॉम्प्लिकेट कैसे होता है? कॉम्प्लिकेट ऐसे होता है, हमने सभी ने युधिष्ठिर का एग्जाम्पल सुना है कि अश्वत्थामा मर गया, वो फिर धीरे से कहता है नर नहीं हाथी। सो ही वॉज हाइडिंग द ट्रूथ, बट ही सेड समथिंग व्हिच वाज नॉट अ लाई। अब ये बड़ा धर्म संकट है, ये सत्य था या झूठ था? और कई लोग इसको कहते हैं कि भाई कभी कभी आपको ऐसा भी सत्य बोलना पड़ता है, जस्टिफाई करते हैं। अब डज एंड जस्टिफाई द मीन्स, तो ये सबसे बड़ा धर्म संकट आता है
जब हम सत्य की डेफिनेशन करते हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल काम कर जाए, मैं इस तरह से सच बोलकर निकल जाऊंगा। तो इससे कई पर्सनल और प्रोफेशनल टसल और स्ट्रगल होता है, जहां पे अपने को लगता है कि यार क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो एक तो युधिष्ठिर वाला एग्जाम्पल है जो काफी फेमस है। अब अपने शास्त्र में भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे एक राजा था और वो राजा ने कह दिया था कि भाई मुझे, मेरी, काणा राजा था और उसने बताया कि मेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग चाहिए और जो भी मेरी पेंटिंग ब्यूटीफुल बनाएगा मैं उसको छोड़ूंगा, बाकी को मैं मार दूंगा। तो कोई भी सब घबरा के सामने नहीं आया, बट एक आर्टिस्ट आया और उसने एक पेंटिंग ऐसी बनाई कि उसने उसका हाथ आंख से भी कवर कर दिया और he was able to make a very good drawing of the king by hiding the defects which was कि काणा था, वो डिफेक्ट को उन्होंने अच्छी तरह से निशान लेने के अंदाज में आंख बंद दिखा करके एरो शूट करते हुए दिखा दिया। तो that was a good way of expressing something which is not the lie but truth in a way that did not hurt the king. तो I think these are the examples जो शास्त्र में पढ़ने में आते हैं कि भाई अगर लाइफ में ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जहां पे आपको लगता है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और आपको सच भी बोलना है, तो आप कैसे बोलें। तो दूसरा एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग जो आता है, उसमें एक अपने मुनि का एग्जाम्पल आता है जो हमेशा ही सत्य प्रेडिक्ट करते हैं, वो फ्यूचर देख लेते हैं। और जब उनके सामने एक बदमाश जाता है, सोचता है कि आज मैं इनको प्रूव करूंगा ये गलत हैं, और वो अपने हाथ में एक पक्षी को जिंदा रख लेता है और वो बोलता है कि जैसे बोलेंगे कि मैं पूछूंगा उनसे कि आप बताइए मेरे हाथ में क्या है, छुपा के रखूंगा, और वो जैसे ही बताएगा कि भाई आपके हाथ में जीवित पक्षी है तो मैं उसे मार दूंगा, और वो कहेंगे भाई तेरे हाथ में मरी हुई पक्षी है तो मैं उसे जिंदा रखूंगा और किसी भी तरह जिनको झूठा साबित करूंगा। इनका ये मुनि का बहुत चल गया है, मार्केट में लोग इनको समझते हैं कि बहुत सच कहते हैं, मैं आज इनको झूठ साबित करके ही रहूंगा। तो उस इंटेंशन से जब वो जाता है, अब ये मुनि महाराज तो समझ लेते हैं कि भाई इसके मन में क्या है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो सब कह दें कि भाई तेरे हाथ में तो पंछी है, तो वो फिर उसे मार देगा। और वो कहे तो उसका आंसर वो देते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो इन द वे सेज कि भाई आउटकम आपके हाथ में है, तो उस पक्षी का जीवित रहना या नहीं वो तुम्हारे हाथ में है। और उस आंसर के कारण जो है देन ही इज एबल टू सेव द लाइफ एंड एट द सेम टाइम उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो नाउ दीज आर द चैलेंजेस दैट यू फेस इन लाइफ, और उसके काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और सत्य का डेफिनेशन जो अपने शास्त्र में दिया गया है, हित मित प्रिय वचन बोले। और भी एक एग्जाम्पल आता है अपने शास्त्रों में कि मुनि महाराज ध्यान में बैठे होते हैं और उनके सामने एक खड़ा होता है और उसका शिकारी पीछा कर रहा होता है और वो चौरस्ते की तरह होता है। तो जब आके मुनि महाराज से पूछता है कि भाई वो किस तरफ गया, यहां से गया या नहीं गया, तो उसका आंसर अब मुनि महाराज कैसे दें। अगर वो बताएं कि भाई शिकारी को गया तो वो शिकार कर देगा, पर वो झूठ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें उत्तम सत्य धर्म के बारे में कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं शास्त्र में, which deal with the method of being truthful at the same time not hurting a human being or a life or an animal. तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जिसको सत्य की डेफिनेशन भी जो है अपने उत्तम सत्य के धर्म में पूजा में आती है। 9 प्रकार के सत्य, जैसे समृत सत्य या नाम सत्य, स्थापना सत्य, रूप सत्य, अपेक्षा सत्य, अभिप्राय सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य या आज्ञा सत्य। तो ये सब एग्जाम्पल्स दे करके जैनिज्म में जो सत्य बोलने की कला सिखाई गई है, उसमें आपको अगर कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो आप इसका कोई एक माइंड में पिक करके आप उसमें फिर भी सत्य बोल करके, हित मित और प्रिय वचन बोल करके अपने धर्म से वंचित नहीं हो, ऐसा कर पाते हैं। तो उसमें मैं 1 या 2 एग्जाम्पल्स दूंगा और उसके बाद फिर मैं विभा दीदी के पास चलूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो जैसे उसमें संवृत्त सत्य आता है, तो संवृत्त सत्य क्या है। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि भाई किसी का नाम लक्ष्मीपति है,
तो हम उसे कहते तो लक्ष्मीपति है, बट उसका नाम से वो लक्ष्मीपति है, बट बेसिकली वो बंदा पुअर है। तो इस तरह का सत्य को समृद्ध सत्य कहा गया है। अब स्थापना सत्य जो हम देखने में आता है अपने रोज के लाइफ में, जैसे लकड़ी का घोड़ा है, तो कहने में आएगा भाई ये घोड़ा है, पर वो है एक्चुअली लकड़ी का आर्ट ऑब्जेक्ट। बट जब आप उसको कहते हैं कि भाई ये लकड़ी का ये घोड़ा है, तो आप बेसिकली इट्स नॉट ए रियल लाइफ घोड़ा बट लकड़ी का घोड़ा। रूप सत्य, जैसे मान लीजिए अरे ये तो लाल रंग का है और लाल रंग के होने के कारण उसकी उपमा लाल रंग से दे दी, तो यू नो बेस्ड ऑन कलर्स अगर मान लीजिए आपने किसी की उपमा कर दिया, तो उस तरह से कई एग्जाम्पल्स आते हैं। अपेक्षा सत्य, यानी कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। अब वो वेरी स्ट्रांग पर्सन इज रिलेटिव टू द पर्सन हु इज वीक, बट उसके आगे फिर और न कोई होगा, तो इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव पोजीशन। तो अब ये सब डेफिनेशन से अगर तोला जाए तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही सत्य बोल पाएगा, कि बिकॉज कोई भी टाइम पे कंप्लीट ट्रू बोलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम भी बोलने जाऊं तो जैसे मैं टाइम बोलूंगा, आई वुड हैव पास द टाइम इन अ मोमेंट और सेकेंड। तो द बॉटम लाइन इज कि द ट्रूथ देन इज कि व्हाट आई एम सेइंग, उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, हित मित और प्रिय है, और मैं इसमें क्रोध के कारण, मान के कारण, हास्य या उसके भय के कारण नहीं करके किसी के हित में ही, धर्म के मार्ग पे ही अगर संभाषण कर रहा हूं, तो देन आई एम बीइंग ट्रूथफुल इन लाइफ। तो फंडामेंटली दीज आर द सम एग्जांपल्स आई वांटेड टू शेयर टुडे, जो मुझे लगे कि द वे ऑफ लाइफ, इफ आई हैव टू से, एंड टू बी ट्रूथफुल, we have given a directory also how to deal with truth in real or personal life in Jainism. एक और चीज मेरे देखने में आती है कि कई बार मैं देखता हूं कि वेस्टर्न कंट्री में जो मेरे कलीग्स यूरोप में या यूएस में जो ट्रूथफुल होते हैं, दे आर प्योरली अनइमोशनल, और वो ट्रूथ ब्लंटली कह देते हैं कई बार। मुझे लगता है कि इन अ वे दैट इज ट्रू, बट कई बार फिर लोग हर्ट भी हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि यार ये शायद ठीक नहीं हुआ, मुझे बुरा लग गया। तो यहाँ पे फिर धर्म संकट आता है कि कॉन्टेक्स्ट में, इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी में, भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू प्रेजेंट ट्रूथ और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू प्रेजेंट ट्रूथ। उसमें भी कई बार मैंने देखा है कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में काफी लोग ब्लंट होते हैं ट्रूथ के मामले में, और वो बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होते हैं। और मैं अभी का रीसेंट एग्जांपल दूंगा कि कुछ एम्प्लॉयज का वीजा करवाना था फॉर गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस इन इटली। तो हमारी बात चल रही थी कि भाई चलो ठीक है, मेरा बंदा को अब इटली के वीजा का अपॉइंटमेंट, शेंगेन वीजा में तो यूरोप में कोई भी कंट्री का वीजा हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, तो क्यों ना हम देखें कि भाई अगर स्विट्जरलैंड से हम लेटर मंगा के वीजा उसका करा दे, शेंगेन वीजा होगा, फिर वो इटली भी ट्रैवल कर सकता है। तो हमने बोला भाई आप उसको लेटर दे दो स्विट्जरलैंड से, या फिर तो हम उसको भेज देंगे वीजा के लिए। उन्होंने कह दिया नहीं, आई विल नॉट गिव यू अ रॉन्ग लेटर, आई कैन नॉट लाई ऑन माई लेटर। नाउ दैट्स अ रियल ब्लंट रिप्लाई एंड इट इज नॉट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड रिप्लाई। अब उस कारण से बंदा जो ट्रैवल करना चाह रहा है, जेन्युइन रीजन के कारण, बिजनेस के कारण नहीं कर पा रहा है, बट दैट इज वन राइट एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ कि भाई देखिए मैं 100% ट्रू ही करूंगा और मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढूंगा। तो अब ये तो स्ट्रगल है, इज इट राइट, इज इट नॉट राइट। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मैंने कहा देखिए मेरा एम्प्लॉइज स्विट्जरलैंड की कंपनी के लिए काम करता है, अगर उसे स्विट्जरलैंड का वीजा मिल जाता है अगले 6 महीने साल भर का, तो ही इज एंटाइटल्ड टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड एंड देन ही कैन आल्सो ट्रैवल टू इटली। उसमें क्या गलत कर दिया आपने? द इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, बट दे से नो द लेटर द एंड स्पिरिट वी कैन नॉट से दिस इज नॉट ट्रू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ चैलेंजेस हम फेस करते हैं जहां पे हम सत्य की बाउंड्री को पुश करते हैं, और हर एक का अपना टेक जो होता है वो सत्य के बारे में एक अपने पर्सनल बाउंड्री, पर्सनल स्टैंडर्ड के साथ होता है। और इसका आंसर तो मैं खुद खोजूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इन माय व्यू, इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप एंड द कंट्री हैज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड अ शेंगेन वीजा, and with that visa the visa itself provides for a person to travel to any country, but as per law if he needs to travel, the rule says he should first travel to Switzerland and then he can travel to another country, and if you fulfill that wish, you're not lying and you're still solving the problem. Unfortunately, then that's the perspective you have. With that perspective, I think I'm not going wrong, but and I'm also not breaking the law, I'm also following the rules. So but सामने वाले को लगता है नहीं, this is wrong. तो ऐसे एग्जाम्पल्स देख करके लगता है कि सत्य दिखने में बहुत सिंपल है,
पर जब हम इसे इम्प्लीमेंट करें लेटर में, स्पिरिट में और इंटरकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, और जो डे टू डे लाइफ के हम स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करते हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में, तो डेली नेविगेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। और वहां पर हर एक का एक अपना टेक होता है, और उस टेक को नेविगेट करने, नेगोशिएट करने में धर्म का साथ जरूर रखना चाहिए, वरना हम भी कॉम्पस जो है वो कॉम्पस धर्म की तरह होना चाहिए, वरना हम भी लूज कर सकते हैं बात, और शायद करते भी हैं। खुद भी हम गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है और हम सोचते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव से हम ठीक कर रहे हैं, और वो पर्सपेक्टिव बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बाउंड्री लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट आज के ये प्रिपेयर करने के कारण मुझे काफी अच्छा लगा कि सत्य बोलने के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स के लिए काफी अच्छी गाइड दी गई है अपने लाइफ में, अपने शास्त्रों में, और इसको फॉलो करने से लाइफ शायद और सिंपल हो सकती है। पर इसके लिए सिर्फ हमें ही नहीं, पर हमें दुनिया भर में भी ऑनेस्टी के लिए, सिंपल ऑनेस्टी के लिए, हम सोचते हैं कि भाई जैनिज्म सिखाए, हम जैनिज्म ना सिखाएं, बट सिर्फ ऑनेस्टी सिखाते हैं, और हित मित प्रिय वचन की विश और फीलिंग से ऑनेस्टी सिखा दें इस दुनिया को, तो आई थिंक ये धर्म विश्व धर्म है, और इस विश्व धर्म को हम पूरा कर सकते हैं। इस ऑनेस्टी को, इस तरह के एग्जाम्पल्स हर तरह के स्कूल के बच्चों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इन द कंट्री, वी शुड टेक इट फॉरवर्ड, एंड इट इज आवर ड्यूटी इन माय व्यू कि हम इसको आगे ले जाएं, और इस नॉलेज को हम खुद अपने लिए बढ़ाएं, सीखें, और दूसरों को भी मदद करें, ताकि दे कैन लिव दिस लाइफ इन द राइट वे। दे डोंट नीड टू फील कि यार मुझे झूठ बोल के जल्दी सक्सेस जीतनी है, बट वी गिव देम टूल्स ऑफ सत्य कैसे बताया जाए, ताकि दे आर एबल टू नेविगेट देयर लाइफ बेटर, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिकम अ बेटर पर्सन पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो विभा दीदी, इतने मेरे थॉट्स थे टू बिगिन विद, और मैं चाहूंगा कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करें और उसके बाद फिर ओपन करें क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बट मैं आपसे यहाँ कहूंगी, बहुत ही सुंदर लगा आपने जिस तरह से उसे पुट किया, बट आपने तो हमारे जैनिज्म सेशन में शुरू में ही कहा था कि हाउ टू अप्लाई द जैनिज्म प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक। तो मैं आपसे यही चाहूंगी, यू आर वेरी वेल वर्स्ड वर्ड, और आपने जो भी कहा वो कमाल का कहा, कि ये आपका, मेरे को वीजा वाला एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा लगा, बट इसमें अगर हम ये देखें कि पर्सपेक्टिव हर जने का, he is taking in a limited way perspective, you are taking a broader way. तो मैं ये देखूंगी कि वो अपने आप में गलत नहीं था, और जो मैं अपनी कॉलेज में भी देखती हूँ कि हर जना जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, मेरे सेंस में जो चीज झूठ है वो उसी चीज को उसके सेंस में वो सच की तरह जा रहा है। वो अपने जो उसकी थिंकिंग है वो कह रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज अ रॉन्ग थिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। So this is a very complicated thing. I really appreciate you this point कि though it appears कि बहुत ही simple चीज है, but practical application में it's a complicated thing. Why it is complicated? To my knowledge, it is क्योंकि हम इतनी इस तरह की दुनिया में जी रहे हैं कि कोई सत्य को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अगर हम अपने दादा परदादाओं में देखें तो उन लोगों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, क्योंकि उनमें मान बहुत कम था कि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो आप मुझे क्या कहोगे। तो वो चीज नहीं थी उनमें, इतना एस्पिरेशंस नहीं थी, उनके चाहत नहीं थी, वो बहुत सिंपल लिविंग करते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो लोग बहुत, मतलब जितना मैं अपने बैक लाइफ में जाती हूँ बड़े लोगों के साथ, बहुत सत्य बोलते थे। तो इसमें जो आपने एक और पॉइंट बोला क्रोध मान माया लोभ का, तो दैट्स ए परफेक्ट एग्जाम्पल। जहां मान आगे आ जाएगा वहां आप सत्यता से दूर भागेंगे, किसी तरह से किसी कॉस्ट पे मुझे मान मिल जाए, तो दैट इज द थिंग। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट बताया, परंतु अभी भी मैं थोड़ा सा चाहूंगी, क्या अपना कोई पर्सनल जिंदगी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां आपने सत्यता अप्लाई किया हो और आपको या तो उसका नेगेटिव फल मिला हो या पॉजिटिव। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा पॉजिटिव ही बताइए, कि जो मिला हो वो कोई एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं बहुत जानना चाहती हूँ, मतलब मेरे अंदर है कि आपका इतना अच्छा है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कि पर्सनल लाइफ में आपने कैसे अप्लाई किया। देखिए, मैं पर्सनल लाइफ का, बचपन में जब हम छोटे थे तो पापा मम्मी हमेशा 10 लक्षण पर्व में मंदिर जरूर ले जाते थे, प्रवचन 10 दिन के हम सुनते थे। तो एक तरह से जो अपने ये 10 लक्षण के पर्व हैं और ये जो टॉपिक हमने जैनिन में लिए हैं, ये बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि संस्कार में
शायद हम सभी इस कॉल में उस संस्कार से बड़े हुए हैं कि मंदिर में 10 लक्षण के प्रवचन सुने हैं और उस कारण से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस और एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो ऐसी अवेयरनेस से शायद मैं छोटा सा लड़का था तभी हमारे पास उस समय अब 10 या 20 पैसे का सिक्का था और वो मेरे को किसी ने बताया कि ये जाली सिक्का है, ये डुप्लीकेट सिक्का है, असली सिक्का नहीं है। तो हमको लगा चलो मजे करते हैं और हमने जाकर उससे टॉफी खरीदी। फिर अब टॉफी खरीद तो ली हमने और बाद में हमको बहुत लग गया कि अरे बाप रे, उसको झूठ बोल दिया हमने तो गलत पैसे दे दिए उसको, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। फिर हम गए, हमारी जेब में दूसरा सच्ची वाला भी सिक्का था। अब हमको तो नहीं पता कि असली कौन सा था, नहीं था, बट वो तो बच्चे थे, हमको तो उतनी अकल नहीं थी कि भाई कॉइन में भी डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। बाद में हमको इतनी तकलीफ हुई कि नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो झूठ लग जाएगा, पाप लग जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर हम दौड़ के गए और भागते भागते हमने सिक्का लिया और उसके दुकान में फेंक दिया। और उसके बाद जो हमको राहत मिली कि बाप रे, जान छूटी, तो मुझे लगता है वो एक जो अपने आप में एक हल्कापन महसूस होता है, वो हल्कापन से आपको लगता है कि यार कितना अच्छा हो गया ये। और उस समय काफी छोटे थे। और जब मैंने सीमेंस ज्वाइन किया, जब सीमेंस में हमारा एक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ और मैंने जब वो जैनिन का पहला सेशन किया था, अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनटू जैनिज्म प्रिंसिपल्स इनटू मैनेजमेंट, तो हमारे 2 दिन के सेशन में उन्होंने बेसिकली यही दिखाया कि भाई ईगो को आप साइड में रखें। हम कहते थे मान, वो कहते थे भैया आप क्रोध मत करो, अपने बॉस को समझो, स्टाइल फ्लेक्स करो, यानी कि यू हैव टू हैव अ फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, स्टाइल फ्लेक्स यानी कि अनेकांतवाद। और फिर वो कह रहे थे कि भैया आपको जो फीलिंग है अपने अंदर मत दबाओ, उसको आप सच बता दो, बट लेकिन तरीके से बताओ, सामने वाले को सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट विन विन। ये सब जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये तो बचपन से प्रवचन में सुनते आ रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो ये कह रहा है पर इंग्लिश में कह रहा है। तो नाउ फॉर मी मैनेजमेंट इज इजी, आई हैव टू जस्ट अप्लाई माई बेसिक्स दैट आई हैव लर्नड इन मंदिर इनटू माय जॉब। एंड भगवान की दया से उस दिन से लेकर के आज तक आई हैव बीन एबल टू सिक्योर ट्रस्ट ऑफ माय कोलीग्स, माय कस्टमर्स, माय एम्प्लॉयज, एंड आई हैव बीन एबल टू ग्रो। तो इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, जब मेरे सीमेंस का इंटरव्यू होना था तब मेरे बॉस ने मुझे अंदर बुला के पूछा कि तब आप सेल्स मार्केटिंग में हो तो आप गोली दे दोगे? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो कहता है गोली। मैंने कहा मतलब सर? तो कहता है ब्लफ, ब्लफ करोगे या नहीं करोगे? मैंने कहा सर नहीं, मैं ब्लफ तो नहीं करूंगा। तो कहता है फिर सेल्स के जॉब में कैसे दूं आपको? मैंने कहा सर कैसे, मैं तो ब्लफ नहीं करूंगा, आपको तो सच बोलना चाहिए। तो वो कहता है भाई आप सच बोलोगे तो सेल्स कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा सर अगर मैं सच बोलूंगा तो कस्टमर का ट्रस्ट विन करूंगा, शायद एक ऑर्डर चला जाए पर जिंदगी भर का उसका ट्रस्ट जीत लूंगा तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा। वो कहता है यार तुम बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो उसने एक एग्जांपल दिया कि चलो ठीक है, तुमने कस्टमर को बोला कि मैं तुम्हें माल दे दूंगा 2 महीने में, अब तुम उसको 6 महीने तक माल नहीं दे पा रहे हो, क्या कर लोगे? मैंने कहा भाई मैं बता दूंगा कि सर कुछ गड़बड़ हो गई है, अब मैं 6 महीने तक आपको माल नहीं दे पाऊंगा। तो उसको तो बोला कस्टमर तो बहुत नाराज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैं अगर नहीं बताऊंगा तो और ज्यादा नाराज हो जाएगा, सॉल्व तो कैसे करूंगा मैं उसको? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम एक बात बताओ, अगर चलो वो बोलेगा 6 महीने तो है, वो तुम्हारे बॉस को कंप्लेन करेगा तो क्या करोगे? मैं बोला सर देखिए, अगर उसको मेरे बॉस का नंबर देने से उसका माल जल्दी मिल जाता है तो मैं उसको बॉस का नंबर दे दूंगा, तो उससे उसकी भी मदद हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहता नहीं नहीं, तुम्हारा बॉस तो बहुत नाराज हो जाएगा, वो कॉल भी नहीं लेगा, वो तुम्हारे कुलीग को जॉब से निकाल देगा। तो वो आधे घंटे तक बहस करता गया कि तुम कैसे ब्लफ नहीं करोगे और सेल्स कैसे करोगे। तो आखिर में आधे घंटे के बाद मुझे लगा कि यार ये इंटरव्यू में इतना टॉपिक सिर्फ एक ब्लफ पे चल रहा है। तो लास्ट में उसने बोला ठीक है चलो मान लो, बाकी सब तुमने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारे बॉस को पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बाजू वाले की गलती है, अब उसकी नौकरी चली जाएगी, अब उसको निकाल देगा, अब तुम क्या करोगे? तब मैंने कहा देखिए सर, ऐसा होता है कि माल डिस्पैच होता है फैक्ट्री से, रास्ते में कभी कभी ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभी माल पहुंच नहीं पाता है, तो हो जाता है सर। तब जाकर के उसने बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट दिस वाज अ 30-minute negotiation pretty much on only one topic, will you bluff or not for marketing answers, and I stood my ground till the end. But eventually I said okay fine, in life at times things do happen. When he said okay बाजू वाले की जॉब जाएगी, तो I think that was an interesting experience कि भाई ब्लफिंग के बेसिस पे जॉब होगी या नहीं होगी। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, वो कहता है चलो अब दारू पार्टी हो जाए। मैंने कहा सर दारू पार्टी तो हो नहीं सकती, मैं नहीं पीता हूँ सर, मैं पिलाता भी नहीं हूँ। कहता यार तेरी तो अपॉइंटमेंट लेटर वापस करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर वो तो आप कर लो, बट मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम उसके बाद से दिस देन इट बिकेम इजी फॉर मी कि भाई चलो ठीक है, ना तो दारू पार्टी देनी है ना लेनी है, बट फंडामेंटली इट बिकेम लाइटर फॉर मी। So those are a couple of examples that come to my mind, which I was able to apply initially and very interesting. एक और चीज मैंने देखी है जो कि डिफिकल्ट होती है, बट मैंने अपनी
शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ सबसे पहले यही अग्री किया कि देखो लाइफ में हम एक दूसरे को जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी हो जाए, और जो भी हो जाए एटलीस्ट झगड़ा भी हो जाए तो रात में हम सोने से पहले उसको निपटा लेंगे, वरना ये हम नहीं संभाल पाएंगे अपना सफर लाइफ में। तो आई थिंक दैट हैज बीन वो भी एक मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस काफी ठीक रहा है कि कभी 3-4 दिन तक अगर कुछ ना बोला या नहीं शेयर किया तो एक लगता है कि ठीक है पैक्ट कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो ये तो उस तरह से रिलेशन भी मेंटेन करने में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होती है कि भले ही कुछ भी हो जाए ये बताया कि भाई ये मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशनशिप। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि इट हैज हेल्प्ड। It is not always positive, but yes, it is helpful. But I think it's generally positive. Even I have applied the same thing. Ki suppose he has said something that today you have to do this thing after coming from the college, and by chance due to one reason or the other I couldn't be able to complete it. तो जैसे ही ये एंटर करते हैं मैं कह देती हूँ देखिए आपने ये काम कहा था बट मैंने नहीं किया, अब आपको जो करना है मतलब like whatever he wants to। बट आप ये देखिए ना दिमाग में शांति कितनी होती है, घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी मैं नहीं कर पाई, इस कारण से नहीं कर पाई, अब नाउ व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन से टू मी। तो उससे दिमाग की जो शांति होती है, विकल्प नहीं होते तो बंधन बहुत कम है। परंतु इसमें मेरा एक प्रश्न उठता है, अपने मन में आ रहा है कि लाइक आप जिस पोजिशन में है इतने डिसीजंस होते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, जो आपको आगे बताने ही नहीं है बिल्कुल, आप उनको नहीं बताने। इफ somebody ask you something कि अब आगे क्या होने जा रहा है प्रशांत जी वो बताइए, और आप अपनी पोजीशन के अनुसार उसे बताना भी नहीं है, तो हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन? थैंक यू विभा जी। ये तो एक एक्चुअली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और स्पेशली जब से मैंने मैनेजर के रोल्स लेने शुरू किए। अब आपको सैलरी इंक्रीज डिसाइड करनी है। अब आपने सैलरी इंक्रीज में ऑलरेडी या तो किसी को 0 दोगे या फिर किसी को 20 दोगे या किसी को 10 दोगे। अब वो बोलेगा बाकी को कितना दिया आप नहीं बता पाओगे। फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको डाउन साइज करना है, कुछ लोगों को निकालना है, कुछ को लगना है, और फिर आपने साल में 2 बार फीडबैक देना है और एम्प्लॉय से काम भी आपने करवाना है। तो ऐसे कई बार, और फिर स्ट्रेटेजी में जब आपने कोई मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं और जब में सबको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उस टाइम पे आपने नॉन डिस्क्लोजर यानी एनडीए साइन किया होता है। सो यू आर देन बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ नॉट टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू द एम्प्लॉइज। और उस समय काफी लोग फिर आकर के पूछते हैं आपसे कि सर क्या हो रहा है बताइए, और हम नहीं बता पाते हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि जैसे एक तो जो है वीजा वाला एग्जाम्पल मैंने अभी शेयर किया ही था आपसे। उसके अलावा जो है एम्प्लॉइज के रिलेशन में मैंने देखा है कि जब फीडबैक देते हैं और ट्रूथ फीडबैक जो आपको लग रहा है वो अगर एम्प्लॉय को एक बार आप दे दो तो वो एम्प्लॉय बहुत ग्रेटफुल फील करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एम्प्लॉय है मेरा जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ठीक नहीं है, बंदा अच्छा है, काम अच्छा करता है, बट उसको मैंने बताया कि यार व्हेन यू स्पीक यू आर नॉट वेरी क्लियरली ऑडिबल। तो मैनेजमेंट में जब आप बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, मेरी मैनेजमेंट को जब आप प्रेजेंट करते हो ऊपर, तो उनके ऊपर आपका इंप्रेशन इम्पैक्टफुल नहीं होता है। उनका बैंडविड्थ बहुत छोटा होता है। उन्हें 2 मिनट में टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो 3rd मिनट में दे लूज यू। अब आप आधे घंटा लगाते हो एक बात बोलने के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ उससे उसको बहुत बुरा भी लगा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, बट उसने बोला हाँ मुझे फीडबैक पहले भी मिला है, बट मैं इसके लिए करूँ तो क्या करूँ। तो इस तरह की कोचिंग करने के बाद इवेंचुअली ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही फेल्ट कि ठीक है मैं तो ग्रो नहीं कर पाऊंगा। बट देन ही वाज वेरी ग्रेटफुल कि ठीक है आपने मेरे को ये तो बता दिया कि आगे मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मेरी इस लिमिटेशन के कारण मैं स्टैच्यू पे आ गया हूँ। तो आई एम श्योर कि अब वो कह रहा है कि मैं ठीक है मैंने सुन लिया है और मैं इसके ऊपर काम भी करूंगा, बट अब यहाँ पे मेरा हो गया। तो आई थिंक इन अ वे ही इज नाउ ग्रेटफुल कि देखिए आपने इतना डायरेक्ट फीडबैक दिया मुझे और आपने बता दिया क्लियरली कि आगे मेरा क्या है। तो नाउ आई विल वर्क अपॉन इट, बट I have found an opportunity outside. 6 महीने साल भर बाद he found a job, he left eventually the organization, but I felt it was better to tell him the truth and about his shortcoming that we saw in the organization. Otherwise it was comfortable for me क्योंकि मुझे तो चल जाता है, but he would not have grown in the organization because he was not able to create a high impact. So difficult feedback देना I think in the end was in his interest. He also realized he wanted to grow, but his growth ambitions would not have met in the organization. So eventually it was good for him. Temporarily दिक्कत आती है, बंदा छोड़ के जाता है,
but I think then it also helps you then to find a new person who can come in. So I found in the context of employees, it's always helpful कि आप उसको सच बता दो. फिर दूसरा जो स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स में आता है कभी कभी कि भाई जैसे इन्वेस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है और आप इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज उतना ही कर सकते हो जितना आप पब्लिक डोमेन में करते हो, और हर क्वार्टर आपको इन्वेस्टर्स को मिनिमम फेस करना ही होता है, शेयर होल्डर्स को फेस करना होता है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में कई सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनको कैसे बताएं, कितना बताएं, और सच कैसे रहे. तो वहां पे बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आई openly share that all possibilities are open and these are the 4 possibilities, but at this time there is no decision, so that it is transparent that okay, there is no decision, and if you are exploring one particular decision, you can't you need to make sure that there are other options and nothing is final. तो ये बहुत ज़्यादा delicate balance होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाए, जैसे मैंने वो वीजा वाला एग्जांपल में भी दिया कि आप हित मित प्रिय सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, am I trying to destroy value or create value, and if I am doing it in the interest of all shareholders, it's a matter of time, we will communicate it on time. तो कई बार ऐसे एम्प्लॉइज मुझसे पूछने आते तो मैं कहता हूँ देखो, in this context what would you think the organization should do, what are your suggestions, tell me what you would do. तो एक बार जब वो सिमुलेट करता है 4-5 ऑप्शन, तो I don't need to disclose him the confidentiality, but I will say, look, all the possibilities are open, and then you have said those 3-4 possibilities, and maybe there are other 3-4 possibilities, and I will tell you at the right time, so please don't worry about it, these options are open and we are evaluating them. तो ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि फिर आपको एंगेज बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बताने लगते हो तो लोग फिर आपके पास आते भी हैं कि भाई आप और बता दो. तो और फिर आप जब 1 साल 2 साल ये करते रहोगे तो उसके बाद क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने पे भी काफी चैलेंज हो जाता है. बट आई हैव फाउंड दैट कि उसे एटलीस्ट अपने जैनिज्म में काफी अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि भाई आप कैसे उसको हितमित प्रिय बनाएं, और परस्पर उपग्रह जीवानाम, जैसे कि हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट इज क्रिएटिंग, हर किसी का इसमें उपकार कैसे हो, उस तरह को अगर हम ध्यान रखें तो आई थिंक इट हेल्प्स. मैं इसमें ये चाहूंगी, आप क्या चाहेंगे कि क्या बिजनेसेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सच्चाई का, ट्रुथफुलनेस का अगर माहौल आ जाए तो बिजनेस प्रॉफिट्स पे कुछ फर्क पड़ेगा, या आ सकता है सच्चाई का माहौल? मुझे मतलब आई एम कंफ्यूज्ड कि आ सकता है या नहीं. प्रॉफिट हर जना नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट पे एक्चुअली इट्स अ बिग क्वेश्चन, और अपन भी प्रवचन में जैनियों में हर समय सुनते ही हैं कि भाई महाराज कहते हैं कि भाई आप बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए आप you can do it, but to the extent of 5-10%, but not to the extent of 90%. तो in that interest, जब तक आप बिजनेस में हो, yes, you will have to make profit, and to that extent, अब आप उसे सच कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, या कैसे कह रहे हो, I think that is where we have to find value. तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि the way I present value, पहले मैं प्रॉफिट वाला एड्रेस करता हूँ, फिर मैं और भी उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एक बड़ा इशू है कि भाई सर मेरी कॉस्टिंग क्या है और मैं मार्जिन क्या चार्ज कर रहा हूँ, और फिर आप उसका मेरे को क्यों पैसे दोगे उतना. तो आई थिंक इसमें पहले हम लोग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में ही फोकस करते थे, पर अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सेल्स स्ट्रेटेजी को हमने वैल्यू पे कन्वर्ट कर दिया कि भाई इसकी वैल्यू कस्टमर को लगती है या नहीं. फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट, बट आर यू एबल टू क्रिएट वैल्यू, एंड इफ यू आर एबल टू डिफाइन द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर, then let's focus on the value and not on the cost. And if you're able to convert that conversation to a value, then it becomes easy not to focus on cost. ये बहुत difficult है क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि भाई स्टील का वजन इतना, उसके ऊपर फैब्रिकेशन का खर्चा इतना, तो तुम्हारी ये वैल्यू तुम बोलते रहो बट खर्चा तो तुम्हारा इतना ही हुआ. तो ले दे करके फिर you know it is always a constant negotiation कि भाई how do you present in a way that you are able to still make margin enough for the company. और अगर आप मान लीजिए 10% 15% बिजनेस में तो रीजनेबल लगता है, तो अगर आप मान लीजिए आप 70% 17% बिजनेस करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फिर वहां पे आपको काफी मुश्किल आती है कि भाई कैसे मैं इस वैल्यू को जस्टिफाई करूं, और वहां मुझे लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि भाई हाउ डू यू देन यू रियली नीड अ ब्रांड पुल, आप उसको कैसे जस्टिफाई करो कॉस्ट को, या फिर लोग कॉस्ट नहीं पूछो इस सब्जेक्ट की, उसकी ब्रांडिंग कैसे करो. बट इन द एंड द क्वेश्चन इज इफ यू आर फोकसिंग ऑन द वैल्यू और ऑन द कॉस्ट, तो प्राइसिंग को मैं अपने वैल्यू से कोशिश करता हूं कि मैं अपने कॉन्शियस को क्लियर करूं और वैल्यू पे फोकस करूं. तो ये चैलेंज तो आता है. दूसरी चीज मैंने देखी है कि कॉर्पोरेट में
ट्रूथ एज अ पॉलिसी होती है क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत कम लोग आपको देखेंगे, दैट इज अ ट्रू इशू। बट मैं ये देख रहा हूं कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है स्पीकअप का। और स्पीकअप का दौर इसलिए चल रहा है कि देखिए नासा का जो स्पेस शटल है अपोलो, जो क्रैश हो गया था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की जान भी गई थी, उस केस का जब केस स्टडी हुआ तो ये पाया गया कि काम करने वाले लोगों को पता था कि इंसुलेशन में इश्यूज हैं और वो इंसुलेशन फेल हो सकता है। पर नासा के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि ये बजट में ये प्रोजेक्ट इस टाइम तक कंक्लूड करना है और आपको ये स्पेस शटल लॉन्च करना है। तो मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत था। उस प्रेशर के कारण जो एम्प्लॉय कहना चाह रहे थे अपने बॉस को, उनको हिम्मत नहीं आई कि वो कह पाए। तो इस एग्जाम्पल को देख करके ऐसा लगता है कि जो जान गई उस समय और जो करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हुआ अलग, और जो लाइफ उसमें लॉस्ट हुई, they could have been avoided provided the employees who were telling the truth, people had that time capacity to enable to let them tell the truth and feel safe to be able to say the truth. तो अभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की तरह तो नहीं, पर मैं कॉर्पोरेट में देख रहा हूं कि स्पीकअप कल्चर जो है, एक स्पीकअप कल्चर बहुत बड़ा है कि भाई आपको जो भी है कंसर्न आप रेज करिए और आप स्पीकअप करिए और आप बताइए और आप सेफ फील करिए। और ये हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई मैनेजर रिटेलिएट नहीं करेगा। तो ये कल्चर एक काफी अब ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, लार्ज कॉर्पोरेट्स में कह रहे हैं कि भाई देखो स्पीकअप करिए, कंसर्न अगर आए आपका आप रेज करिए, और हम ये गारंटी कर रहे हैं कि कोई मैनेजर रिटेलिएट नहीं करेगा। अगर वो मैनेजर रिटेलिएट करता हुआ पाया गया तो हम उसे अलग कर देंगे। इससे अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि लोग अपनी बात प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अभी मैं इसी वीक एक ग्रोथ कैंपेन पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा भाई अगर मेरे को इस पे इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्यों ना इन्वेस्ट करें, और मैं आपको अप्रूव कर दूंगा बजट, आप इन्वेस्ट करो। तो मेरे एम्प्लॉय ने कह दिया कि सर आप जो बात कर रहे हो वो बेसलेस है, आप हम सिर्फ सर्विस के वॉल्यूम देख रहे हैं, पर इस फैक्ट्री के लिए अगर आपको लगाना है तो इट इज नॉट वायबल अनलेस यू हैव अ डिमांड ऑफ से एक्स यूनिट्स। अब वो एम्प्लॉय कॉन्फिडेंटली इतना कह पाया क्योंकि ही फेल्ट सेफ कि भाई मैं बॉस की बात उल्टी कर दूं पब्लिक में सबके सामने, बहुत बड़ी बात। अब उस कारण से मेरा 25-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बच गया। तो टू मी आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशंस आर एनकरेजिंग स्पीकअप, दे आर एनकरेजिंग एंड लिसनिंग एज अ बिहेवियर so that employees can feel safe without retaliation to speak up. तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है और इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। और स्पेशली कॉर्पोरेट में जब प्रोफेशनल्स होते हैं, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, हमारा एक क्वार्टर ईयर एंड जब होता है तो एम्प्लॉयज का बोनस डिसाइड होता है कुछ पैरामीटर्स पे, और वो पैरामीटर्स में नॉर्मली मार्जिन, कैश, रेवेन्यू ये होता है। अब एक टाइम ऐसा आया कि लास्ट डे के दिन हमें कॉल लेना था कि भाई माल डिस्पैच कर देते हैं कस्टमर को तो 5 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, और मान लीजिए 5 करोड़ का अगर रेवेन्यू हो गया तो अपना बोनस जो है 150% आ जाएगा, पर उसका कैश नहीं आएगा। और कैश नहीं आएगा पर कैश हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो अपना बोनस जो है 150% तक पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमारा नुकसान नहीं है, बट रिस्क है कि कैश नहीं आएगा। तो ये मेरे टीम ने आके मुझे बताया कि सर देखिए मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, मैं या तो हाई रेवेन्यू कर दूं तो 150% तक अपन बोनस में पहुंच जाएंगे, बट कैश नहीं आएगा। हमें लगता है उसके बावजूद हमें नहीं करना चाहिए, 125% होगा हमारा बोनस, पर हम कैश सिक्योर कर पाएंगे क्योंकि ये कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो आज हम अपने बोनस के चक्कर में माल तो सप्लाई कर दें पर कैश नहीं आएगा। देखिए कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में एक एम्प्लॉय को अपना बोनस त्याग करना और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं अपनी वैल्यूज को लेकर के बिजनेस करूं, पर्सनल गेन के लिए ना करूं। और कॉर्पोरेट में ऐसी कई परिस्थितियां आती है जो आदमी के हाथ में डिसीजन होता है, पर वो आदमी डिसीजन लेने के टाइम पे सोचता है कि यार मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो रेवेन्यू कर लूं, 150% का मेरा आया, ठीक है कंपनी का पेमेंट 6 महीने लेट आएगा, इंटरेस्ट ही तो जाएगा, क्या हो गया, अगले साल ले लूंगा पेमेंट, अभी तो मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। तो बहुत ईजी होता है। इस तरह की डिलेमा जो आती है, आई थिंक वहां पे कैरेक्टर डिफाइन होता है पर्सन का। और कॉर्पोरेट में इस तरह के एटमॉस्फेयर में शायद एम्प्लॉयज विल वर्क मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग टर्म एंड नॉट इन द शॉर्ट टर्म। वरना बड़े कॉर्पोरेट में जहां पे मालिक नहीं होता है वहां पे इस तरह के डिसीजन रोज होते हैं। जो कॉर्पोरेट के बॉसेस जिनको पता है मेरा 2 साल में ट्रांसफर होना है, 3 साल में ट्रांसफर होना है, मैं अपना पर्सनल कर लूं और निकल जाऊं,
तो अपना बोनस लो और आगे चलो, 2 साल में वैसे ही मेरा अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, कैश ना आया तो नहीं आया मुझे क्या। तो आई थिंक वहां पे इस तरह की वैल्यू स्पीकअप कल्चर से, सेफ कल्चर से, रिटेलिएशन के कल्चर से कंपनी को बेनिफिट भी मिलता है। बट यहाँ मुझे लगता है आप इतने सच्चे हैं, इसलिए आपके जूनियर्स को कॉन्फिडेंस है कि अगर हम स्पीकअप भी हो गया तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बट क्या ये मैं ओवरऑल देख सकती हूँ कि कंपनीज में ऐसा होता है? बिकॉज दिस कॉन्फिडेंस हैज टू बी बिल्ड। आपने ओवर द पीरियड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, इसलिए जूनियर बोल पाया बिल्कुल साफ सच्चा कि मेरे अगेंस्ट सर कोई एक्शन नहीं लेंगे। बट आज का एम्प्लॉय बहुत डरता है अपने बॉस से कि अगर मैं जरा भी स्पीकअप कर दूंगा तो ये नेक्स्ट प्रमोशन में, नेक्स्ट चीज में, या मेरे को वैसे ही ह्यूमिलेट करेंगे। सपोज मनी वाइज नहीं भी करेंगे तो बाकी वैसे करेंगे। इतना डरा हुआ एम्प्लॉय है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो पक्का है, जो आपने पहला सेंटेंस बोला आज मुझे बिल्कुल वो मतलब लग गया कि सत्य जितना मतलब सिंपल कहने में लगता है, छोटा वर्ड है, उतना ही डिफिकल्ट है प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं रहा। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये हो पाएगा ये? क्योंकि जैसे मुझे लगता है मेरे कॉलेज में बहुत होना चाहिए, बिल्कुल सत्य था, बट नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती। लेट मी टेल यू, बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, अपना बिहेवियर रखती हूँ, बट अगर मैं बाकियों को समझाती भी हूँ, कहती भी हूँ, तो दे डोंट मतलब उन्हें विश्वास नहीं होता कि विभा तू तो किसी और जमाने की है, तू तो इस जमाने की है ही नहीं। वो तो मेरे को तो मेरे कॉलेज में सब कहते हैं तू इस जमाने की लड़की नहीं है। तो कैसे इसको किया? उसके बावजूद भी आप कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज अ टेस्टिमोनी दैट इट इज पॉसिबल। बट यस, आई एक्नॉलेज कि देखिए मुझे भी कई ऑफर्स मार्केट से जब मिलते हैं, मैं अपने इंटरव्यू में पहले यही चेक करता हूँ कि भाई आपकी वैल्यूज और इथॉस और कंप्लायंस क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ की है। और मैं अपने एम्प्लॉयज को खुद ऐसे समझाता हूँ कि देखिए दुनिया में शक्ति दोनों तरह की है, एक दैवत्य शक्ति है और एक दानत्व शक्ति है। बोथ पावर्स आर देयर इन द वर्ल्ड। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर which strength you want to take. I would like to take the strength of the goodness with me than the strength of evil, because the strength of evil will give me quick returns, but it might destroy my peace forever. And the strength of goodness will give me success in long term, but it will give me a peaceful sleep at night. तो मैं अपनी जब जॉब्स चूज करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैनेजमेंट के बारे में पता करूं, मैं किसके साथ काम करूंगा पता करूं। और मेरे पास कई ऑफर आती हैं और मैं उनको बना कर देता हूं। और मैं आज तक लार्ज कॉर्पोरेट्स में जिनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट है, कंप्लायंस की वैल्यू है, मैंने उनको प्रेफर किया है। बट जब हम बिजनेस में डील करते हैं तो दोनों तरह के कस्टमर्स मिलते हैं, और ये देखने में आता है कि जो कस्टमर्स इस तरह के हैं आपके साथ डील करते हैं, वो अलाइन होते जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये डील ऐसे ही करेगा, चलो इसके साथ ऐसे ही बिजनेस होगा, ये करेंगे। और तो जब आप चूज करते हो तो आपको यू विल स्टार्ट फाइंडिंग those kind of energies getting associated with you, and लोगों को पता चल जाएगा भाई इनके साथ बिजनेस करना तो ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो डीलर का मटेरियल होता था पहले, जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वो कार्टन का लेबल देख के वो जो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे होते थे ऑक्ट्राई और सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के ऑफिशियल्स, वो स्टिकर देख के बोलते थे यार इस कंपनी के माल को छोड़ दो, ये ना तो खिलाने वाले ना खाने वाले, और ये गलत काम करने वाले भी नहीं है। तो एक तरह से एक बार वो परसेप्शन जब बन जाता था, वो इमेज के कारण इजी हो जाता था। और कुछ लोग होते हैं जिनकी इमेज है, और वो इमेज के कारण फिर लोग बोलते हैं कि इसको तो रोको, इसमें तो मिलेगा ही और इससे तो मेरे को खाना ही है। तो उसको भी पता है उसको बिजनेस कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, और उसके पास जब दो चॉइस है, तो मुझे लगता है कि अगर कॉन्शियसली मुझे भी चॉइस मिले, तो आई थिंक लाइफ विल बी इजियर इफ आई चूज द ऑप्शन ऑफ टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द गुड than taking the energy from the bad. तो आई थिंक वहां पे अपने संस्कार और अपने 10 लक्षण धर्म जो शायद बचपन से हमने सुने, वो बहुत काम आते हैं। एटलीस्ट अपने कॉन्टेक्स्ट में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव उस तरह का हम चूज कर पाए, जिससे कि हम अच्छी तरह से नेविगेट कर पाए। तो आई थिंक ये बेनिफिट हमको मिलता है जैन कुल में होने के कारण, कि हम ये बचपन से सुनते हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल से हमारे शायद माइंड में ही एक वो विड्थ आ जाती है। और जहां तक जैन प्रमोटर ड्रिवन बिजनेसेस की बात है, उनका भी ये है कि जैन प्रमोटर्स को भी कहीं ना कहीं ये 10 लक्षण की क्वालिटीज होती हैं। तो मैंने देखा है कि कई जैन एमडीज और कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन अपनी जैन वैल्यूज के कारण काफी वेल्दी और काफी अच्छे बिजनेसेस करते हैं, और उस ट्रस्ट के कारण
एक्चुअली लोग उनके पास ज्यादा जाते हैं कि भाई इसके ऊपर भरोसा है मुझे, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं इनके साथ जाऊंगा। और That's कई ब्रांड हैं जिन्होंने अपने सारे चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है सारे डब्ल्यू सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उन्होंने अपना सर्कल चेंज करके उसमें भी बिजनेस करते हैं। तो दोनों एग्जांपल देखने में आते हैं और मुझे लगता है चॉइस हमें बनानी है दैट विच सर्कल आई वांट टू सेलेक्ट, एंड आई थिंक दैट इज वेयर द कॉम्पस इज कमिंग फ्रॉम दस लक्षण फॉर अस टू फॉलो, एंड वी शुड फॉलो दैट एज फार एज वी हैव द चॉइस। मैं यहाँ तक ही उसको बोल पाऊंगा, बट आई एग्री कि यस, नॉट एवरी कॉर्पोरेट हैज द सेम सेट ऑफ वैल्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मैं अभी मेरा नजर गया टाइम पे, हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, बट नाउ आई ओपन द सेशन फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन। आप लोग जिसको भी पूछना है अनम्यूट कर लीजिए एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्रशांत जी। बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि वाईके अंकल और कमल अंकल अपने विचार रखें। वाईके अंकल प्लीज। विभा जी ने कहा कि 5 साल से ये चल रहा है। हाँ जी, मैं कहूंगा चल नहीं रहा, दौड़ रहा दौड़ है, रहा है। बढ़ रहा है। मैं भी मुझ सोच जैसा रही थी आदमी अगर यही कहने जो की। नॉर्मली किसी के यहाँ नहीं जाता, इस डेट का वेट करता रहता हूँ और बाकायदा अपनी डायरी में लिख के आता हूँ। दूसरा प्रशांत की मेरी मुलाकात बड़ौदा में हुई थी, और मैं इनकी तारीफ इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने इनका नमक बहुत खाया है, तो आप सब लोग ये कहेंगे कि ये नहीं इनका नमक बोल रहा है। लेकिन इस परिवार से, खाली प्रशांत से ही नहीं, इनके परिवार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इनके जो 10 इन्होंने प्रैक्टिकल सत्य के रूप बताए वो मैंने नोट किए, और मुझे नासा वाला एग्जाम्पल मुझे नहीं मालूम था। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं गुरुजनों के। तो मेरा अपना तो कुछ भी नहीं होता, गुरुजनों का ही मेरे पास कुछ कलेक्शन है। उसमें टोटल समय के हिसाब से मैं 7-8 मिनट में जितने कवर होंगे उतने कवर करूंगा। एक प्रशांत ने बोला कि डिप्लोमेटिकली अपन को सत्य को रखना चाहिए। तो रंजीत सिंह की तो एक कथा क्षमा सागर महाराज भी सुनाते थे, प्रमाण सागर जी उससे मिलती जुलती एक और कहानी बताते हैं कि एक शेर को अपने मंत्री का चयन करना था। उसने सबको बुला के बोला, बताओ मेरे मुंह से गंध कैसी आ रही है। तो गधा तो गधा ही होता है, उसने कहा दुर्गंध आ रही है, तो उसे लात मारी गई, भगा दिया गया। उसके बाद गीदड़ आया, वो डरपोक होता है, उसने कहा आपके मुंह से तो ऐसी सुगंधी आ रही है कि किसी के से नहीं आती, उसको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन जब सियार का नंबर आया, उसने कहा मुझे तो हुजूर जुकाम हो रहा है, वरना मैं बताता कि कैसा है। ये है डिप्लोमेटिक आंसर जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है प्रशांत का भी सिलेक्शन ऐसी डिप्लोमेटिक आंसर पर हुआ हो। क्षमा सागर जी महाराज का पहला पॉइंट, मन सच्चा, उससे जीवन सच्चा बनता है, और जीवन सच्चा बनता है कषायों की मंदता से, जिसकी बात प्रशांत ने करी। उन पॉइंट्स में जो कारण होते हैं सत्य को नकारने के, उसमें राग देश भी एक कारण है और भ्रम भी एक बड़ा कारण है। भ्रम की वजह से भी हम लोग असत्य कई दफे बोल जाते हैं। एक गुरुजन ने कहा सत्य बहुत सरल है, इसलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम सरल नहीं, वरना सत्य तो बहुत सरल है। कमल भाई तो पहले एकदम सत्य के बारे में बता ही चुके हैं, वो मैंने अपनी डायरी में नोट किया है। सत्य सत्य से बना है तो कड़वा कैसा होता है। इसी पे क्षमा सागर जी महाराज ने जब पहली बार मुझे बताया कि सत्य कड़वा होता ही नहीं है, तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई। महाराज जी ने बोला देखो सत्य कभी कड़वा नहीं होता, अगर कड़वा होता तो अपने केवली भगवान जिंदगी भर असत्य बोले होते, कड़वा ही बोले होते, असत्य नहीं कड़वा बोले होते। तो फिर कहा क्यों जाता है कि सत्य कड़वा होता है? तो उन्होंने समझाया सत्य तो कड़वा नहीं होता, पर जब हम उसे पास ऑन करते हैं दूसरे को, तो कलुषता के लिफाफे में रख के पास ऑन करते हैं। एग्जाम्पल, स्वाति को मैं कहूं, स्वाति यहाँ इस फोरम पे, स्वाति तो मोटी हो रही है, जरा संभालो अपने आप को। सत्य तो है,
स्वाति मोटी है, लेकिन यहाँ क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैं स्वाति से चढ़ता हूँ और यहाँ पर उसको मैं डाउन करना चाह रहा था। तो जो कलुषता के लिफाफे में रख के पास ऑन करते हैं, इसलिए वो कड़ुआ कहा जाता है, अन्यथा वो कड़ुआ होता नहीं। सत्य अखंड होता है, व्यवहार चलाने के लिए हम उसे खंडित करते हैं। जैसे रोटी तो अखंड है, पर उसे पचाने के लिए माँ उसके टुकड़े करती है और मेरे दांत और आंत उसके और फर्दर क्रश कर देते हैं। प्रणम्य सागर जी से पूछा गया कि असत्य यानी प्रमाद, असावधानी पूर्वक कहे गए शब्द, तो क्या सावधानी पूर्वक मैं असत्य कहूं तो असत्य न होगा? जवाब था असत्य ही होगा, क्योंकि सत्य वचन बोलने की तुमने सावधानी नहीं रखी थी, इसलिए यह असत्य होगा। सत्य को 3 प्रकार से भी क्लासिफाई किया है, परमात्म सत्य, आत्म सत्य और संसार सत्य, जो प्रैक्टिकल में अपने आएंगे। अहंकार सत्य को स्वीकारता नहीं और सत्य जानने वाला अहंकार करता नहीं। अपन देखें, जैसा प्रशांत ने थोड़ा मेंशन किया था, 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भगवान जब मुनि अवस्था में होते हैं तब मौन ले लेते हैं, चाहे कितनी भी लंबी साधना हो। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उनके शब्द निकलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य बोलने की क्षमता सिर्फ केवल ज्ञान में होती है। और अगर वो पहले बोलेंगे तो थोड़ा असत्य होगा, असत्य होगा तो उन्हें दोष लगेगा। बैठे थे कर्मों को काटने और कर्म बांध लिए उन्होंने। एक गुरुजन ने कहा, प्रैक्टिकल जो सत्य की बात हो रही थी, कि भगवान ने सत्य बोलने को कहा पर हितकारी असत्य बोलने की मनाही भी नहीं की है। शर्त यह है कि वो हितकारी होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है कि लड्डू समाप्त हो गए। सत्य तो मुख्यतः अपने लिए होता है। जैसे ये मकान मेरा क्या, मकान तो किसी का नहीं होता, पर दूसरों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये मकान मेरा है। प्रमाण सागर जी कहते हैं कि सत्य की पूजा नहीं, असत्य से आसक्ति छोड़ो। सत्य जिए मन वचन व्यवहार में, सत्य पाए जानकर और जीकर। सत्य सूली पर चढ़कर भी अमर रहता है, असत्य सिंहासन पर बैठकर भी अमर नहीं होता। विनोबा जी ने एक जगह लिखा, सत्याग्रही बनो, सत्याग्रही नहीं बनो, सत्यग्राही बनो। सत्याग्रही मीन्स आग्रह नहीं, सत्यग्राही बनो। उस पर प्रमाण सागर जी कहते हैं, वो सब सत्य जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के अनुसार हो वो शाश्वत सत्य है, वही पक्का सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य है। आचार्य श्री कहते हैं, सत्य खोजा नहीं जा सकता, खोया जरूर जा सकता है। गाय बचाने वाला जो फेमस सा है, थोड़ा प्रशांत ने भी कवर किया था, उसमें हमको बोला जाता है कि गाय अगर बाईं तरफ गई है और आके कसाई हमसे पूछता है तो श्रावक बोलेगा दाईं तरफ गई। मुनिराज क्या बोलेंगे? तो कई चीजें कही जाती, वो मौन रहेंगे आदि आदि। पर मौन रहने में एक रिस्क है, 50% चांस है कि वो लेफ्ट को चला जाए,
तो इस पर सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि मैं तो कहूंगा कि राइट गो गई है। फिर उनसे पूछा, आपके महासत्यव्रत का क्या होगा? बोले, हाँ, मुझे दोष लगेगा पर मेरा सच्चा धर्म बच जाएगा, और मेरा सच्चा धर्म है अहिंसा धर्म। तो मुझे प्रायोरिटी अहिंसा धर्म को देनी है, सत्य को वाले को नहीं। जैसा विभा बहन ने भी बोला, उससे मिलती जुलती एक चीज, सत्य की भूख सबको होती है पर सत्य का स्वाद पसंद नहीं आता। सत्य हासिल करने पर क्षमा सागर जी कहते हैं, जरूरी है कि आप उसके ऊपर संयम की चिमनी रख दें, वरना वो ज्योति बुझ जाएगी। दुनिया में झगड़े सत्य के लिए नहीं होते, मेरी बात सत्य है इसके लिए झगड़े होते हैं। सत्य जो पा लेता है वो फिर लड़ता नहीं है। ये एक ब्रह्मचारी जी थे, संजय भैया, जो अपने साथ बॉम्बे में थे, अभी वो क्षुल्लक बन गए हैं और उन्होंने सत्य पा लिया है। उन्होंने कहा, सत्य परेशान कर सकता है पर फाइनली हार नहीं सकता, जीत तो सत्य की ही होगी। एक प्रश्न किया महाप्रज्ञ जी, श्वेतांबर भाइयों के जो हैं उनसे, कि सत्य के साथ धर्म क्यों लगाया? सत्य धर्म, सत्य तो खुद ही अपने आप में धर्म है। जवाब बड़ा रोचक था, क्योंकि हमने असत्य को धर्म मान लिया है। हम यही समझते हैं कि असत्य के बगैर काम चलेगा नहीं। आचार्य श्री, वकील बोलते ही रहते हैं झूठ छुपाने के लिए, जज बहुत कम बोलता है सत्य को खोजने के लिए। गुरु और भगवान पर इतना विश्वास न करें, उनके सत्य महाव्रत पर विश्वास जरूर करें। एक प्रैक्टिकल चीज, हमारी एक बाई जी हैं प्रतिमाधारी, जो हमको धर्म वगैरह को सिखाती हैं आज भी। वो कहती थी, भैया मैं डर की वजह से कई दफे झूठ बोल जाती थी, फिर मुझे बड़ी ग्लानि होती थी। तो मैंने कहा ये तो दोष है, तो क्या करें? बोले, सत्य की मैं माला जपती थी दिन में 3 बार, सत्य महाव्रत की जय, सत्य महाव्रत की जय, सत्य, और उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं निडर हो गई। अब मैं डरती नहीं हूँ और सत्य बोल देती हूँ। तो जो भी चीज हमारे अंदर कमी है, उसको बार बार अगर अपन रिपीट करेंगे तो वो हमारे जीवन में आ जाएगी। क्षमा सागर जी महाराज का लास्ट अपन बात करें। सत्य की खोज के लिए किए गए एफर्ट को विज्ञान कहते हैं। सत्य खोज लेना केवल ज्ञान है, भेद विज्ञान। प्रशांत को आशीर्वाद के साथ जय जिनेन्द्र। कमल, आप बताइएगा, आप अपने विचार रखिए। बहुत एंशियसली हम लोग वेट करते हैं आप दोनों के विचार सुनने के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे आपके साथ शेयर करूं। जैसा प्रशांत ने, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही उनकी, जैसे उनसे अपेक्षा थी। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ से उदाहरण देकर बात को कोरबोरेट किया। और ये जो सत्य की डिग्रीज होती हैं उसका बड़ा अच्छा विवेचन उन्होंने किया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का सत्य चल सकता है। वैसे तो सत्य तो एक ही होता है, सत्य तो कई, उसके सत्य के भेद नहीं किए जा सकते, एक अभेद है, अखंड है। लेकिन हम व्यवहार में उसमें
अंतर करते हैं, डिग्रीज की बात करते हैं। व्यवहार ही भेद करता है, निश्चय तो भेद नहीं करता। तो इसमें आप व्यवहार में देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, एक पूरा गैमट है जिसमें कि आप सत्य को प्लेस कर सकते हैं। और उसको एक बहुत, अगर ब्रॉड स्ट्रोक्स में हम पेंट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो सत्य अणुव्रत है और दूसरी ओर सत्य महाव्रत है। तो इनकी परिभाषाएं जरा देख लेना उपयुक्त होगा। पहले सत्य अणुव्रत की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, जो कि क्षमासागर महाराज का जो कोश है, जैन दर्शन पारिभाषिक कोश, उससे ली गई है। स्थूल झूठ का त्याग करना और जीव का घात करने वाला सत्य वचन नहीं बोलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थूल झूठ का त्याग और जिससे जीव का घात हो, हिंसा हो, ऐसा सत्य भी नहीं, वो सत्य अणुव्रत होता है। अब महाव्रत की परिभाषा सुनिए, जो कि हमारे मुनि महाराज धारण करते हैं। राग, द्वेष या मोह से प्रेरित सब प्रकार के झूठ वचनों का त्याग और आगम के अनुरूप बोलना, वो सत्य महाव्रत होता है। तो आप राग द्वेष में जितने भी कषाय हैं, जो 4 प्रमुख कषाय हैं और 9 कषाय हैं, वो सब राग द्वेष में आ जाते हैं। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, सब लोग जानते हैं। तो वो मोटिव नहीं होना चाहिए। जब उसको हटा दिया गया तो तब सत्य प्रकट होता है। और फिर उसमें दूसरी बात यह है कि आगम की कंफॉर्मिटी होनी चाहिए, आगम के अनुसार होना चाहिए, वही सत्य होता है। ये महाव्रत है। तो अब इस स्पेक्ट्रम में आप अलग अलग डिग्रीज रख सकते हैं। जैसे कि प्रशांत ने अपने उदाहरण से स्पष्ट किया था कि स्विट्जरलैंड में जो इनके काउंटर पार्ट थे, उनकी दृष्टि में जितना सत्य अपेक्षित था, ये समझते थे यहाँ अपने कल्चर के अनुसार कि उसकी उतनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक नहीं रहेगा। तो इसमें आप सिचुएट कर सकते हैं, और हर एक का अपना अलग अलग सत्य का परसेप्शन होता है, और सत्य की अपेक्षा होती है, और सत्य के प्रति कंफॉर्मिटी होती है। तो उसके अनुसार लोग चलते हैं। तो उसको हमें एडमिट भी करना चाहिए कि इतना इसमें रेंज हो सकती है कि हर एक का सत्य की जो समझ है वो फर्क हो सकती है, लेकिन उसमें दुराशय नहीं होना चाहिए कहीं पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि महाव्रत की परिभाषा में था, कि उसके पीछे राग द्वेष या मोह की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, तब आप करिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग, इन्होंने नासा का जो डेवलपमेंट, नासा के बारे में जो नासा के उदाहरण से जो स्पष्ट किया, तो उसमें स्पीकिंग अप का जो कल्चर है, उसके पीछे निहित क्या है? उसके पीछे निहित ये है कि हितकारी वचन बोलना है। तो हमें जो लार्जर इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए हमें सजग रहना है, और उसके बारे में चाहे उसके उस परसूट में अगर कुछ ऐसा भी हम कह दें जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट रुक जाए या उसकी फंडिंग पर कोई असर पड़ जाए, या हम टारगेट, अपना जो टाइम टारगेट है, टाइम बजट है, वो भी हमारा चाहे एक बार मिस हो जाए, उसको हम एक्सीड कर जाएं, लेकिन चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का लार्जर इंटरेस्ट हम I mean it's closest to our heart, then we will disclose that situation or disclose that complication, and then because that would be in the larger interest. क्योंकि नासा का जो ये जो इसका जो दुर्घटना हुई, उससे पूरा कार्यक्रम, पूरा जो उनका स्पेस का जो कार्यक्रम था, वो डेकेड्स का उसमें सेटबैक हो गया। अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ एंड financial costs that were incurred, the whole program was set back by decades, और अभी तक उससे नहीं उबर पाए हैं। तो उस समय अगर बता दिया होता तो उसकी कॉस्ट कितनी कम होती उस डिस्क्लोजर की। तो ये चीजें ध्यान में रखने की होती हैं। एक विभाजी का एक ऑब्जर्वेशन था शुरू में,
कि प्रश्न उन्होंने किया था प्रशांत से कि अगर सत्य बोलने का चलन हो जाए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उसका बॉटम लाइन पर क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट्स के ऊपर क्या असर होगा। तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वो ये मैं समझता हूं कि अगर सत्यपरायणता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जैसी अब है उससे बेहतर होने लगे, तो एक डायरेक्ट असर जो प्रॉफिट्स पर होगा, सीधा मैं रिलेट कर सकता हूं इसको, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लोअरिंग का होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है हमेशा जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि जिस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, हालांकि मेरा थोड़ा बिजनेस से भी एक्सपोजर रहा है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे दायित्व मिले हैं जिसमें कि बिजनेस में मेरा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहा, पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसीजर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, सारे सिस्टम्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, खास करके कॉलोनियल माइंडसेट में, वो डिस्ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और उसके कारण ये रेड टेप और ब्यूरोक्रेसीज की जो ऑसिफाइड फंक्शनिंग है, ये सब उसके कारण होती है। और धीरे धीरे हम जब इनको री इंजीनियर करके ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स बनाते हैं, ट्रस्ट की फाउंडेशन क्या होती है? ट्रस्ट की फाउंडेशन हमेशा इंटीग्रिटी होती है, सत्यनिष्ठा होती है। तो फिर ये चीजें सिंप्लीफाई होने लगेंगी, चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होंगी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी बढ़ने लगेगी। जगन्नाथ मंदिर के नियमों के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज म्यूट कर लीजिए। जहर देकर मारने की अनुमति। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, और सैद्धांतिक रूप से भी ये मेरे ख्याल में स्वयं सिद्ध है बात। अगर आप अनुमति दें तो जो पिछले सत्र में एक सवाल हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, जिसमें किसी ने पूछा था कि जप तप और ज्ञान ध्यान में क्या अंतर है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसका मैंने उत्तर दिया था, पर मैं स्वयं उस उत्तर से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि थोड़ा समय का भी प्रेशर था और थोड़ा शायद मेरी असावधानी हो गई होगी। तो क्योंकि मैंने भेद तो बताए थे कुछ चीज़ों के, पर उनको परिभाषित नहीं किया था। जबकि तो परिभाषा मैंने दी थी कि पंच परमेष्ठी में एक या एक से अधिक के नाम का बार बार स्मरण करना वो जप होता है, पर तप का नहीं कहा था। तप की परिभाषा होती है कि इच्छा निरोध या कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वो तप होता है। एक और परिभाषा है इसकी और थोड़ी अधिक विस्तृत, कि विषय कसाय विनिग्रहम भावम कौण झाण सिद्धिये जो भावय पर्णम तस् हवम होदे नहीं में। यानी विषय कषाय के विनिग्रह का जो भाव करता है, फिर उसके बाद ज्ञान की सिद्धि में भावना आत्मा की भाता है, उसके नियम से तप होता है। तो अंतरंग बहिरंग तप की तो मैंने बात कर ली थी। ध्यान क्या है? ध्यान है चित्त की एकाग्रता। यानी ज्ञान में तो सब कुछ आ जाता है, ज्ञान तो व्यापक होता है, ध्यान में उसको नैरो डाउन करके एक विषय पर जब हम आते हैं, एक किसी चीज, चाहे वो एक पद हो, चाहे वो कुछ एक आपका लक्ष्य कोई और ध्येय हो, उसके ऊपर आ जाते हैं। वो सब तरह का हो सकता है। वो आर्त ध्यान भी हो सकता है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है, और शुक्ल ध्यान भी हो सकता है। बगुला भी बड़ा ध्यान करता है, जब वो एक पैर पर खड़ा होता है मूर्ति की तरह से, तो वो ध्यान करता है। लेकिन उसका ध्यान क्या है? उसका ध्यान है शिकार पर, मछली मारने पर। तो वो अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति की इच्छा में एकाग्रता ला रहा है, तो वो रौद्र ध्यान हुआ। हम लोग अधिकांश अपना समय जो बिताते हैं 24 घंटे में, उसमें से अधिकांश समय हमारा रौद्र ध्यान में ही जाता है। आर्त ध्यान होता है कि जब इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग से हमें दुख होता है, तो वो उस पर हम बार बार उसके चिंतन करते हैं, वो आर्त ध्यान होता है। धर्म ध्यान सब लोग जानते हैं कि हम जो भी हमारे लिए
स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं उन्हें करते हैं, तो वो धर्म ध्यान होता है। और शुक्ल ध्यान तो अंतिम स्थिति है जिसमें कि हम कर्मों की बहुत तेजी से निर्जरा करते हैं। असंख्यात दुनिया हमेशा निर्जरा होती है और आत्मा में रमण जब होता है तब वो शुक्ल ध्यान होता है, शुभ ध्यान होता है, सॉरी शुक्ल ध्यान होता है। और ज्ञान में मुख्यतः वस्तु स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया है या जो उसकी सीमाएं हैं वो ज्ञान होता है। और दो तरह का होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान जो मति ज्ञान या श्रुति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होता है वो परोक्ष ज्ञान है। और जो आत्मा से होता है, आत्मा के गुण से होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जिसके 3 भेद हैं, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब और उसमें और सारी डिटेल्स मैंने दे दी थी, तो ये मैंने सोचा था कि ये मैं उस पिछली बार की कमी को पूरा कर दूंगा। और एक अभी योगेंद्र जी ने संयम की चिमनी सत्य पर रखने की बात कही थी, तो उसमें मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसी संबंध में इसी बात को एक छोटी सी कविता के रूप में लिखा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सत्यनिष्ठा की लौ पर रख दी सलीके से संयम की चिमनी। सत्यनिष्ठा की लौ पर रख दी सलीके से संयम की चिमनी, प्रकंपित न हो ताकि प्रलोभन की आंधी में सत्यनिष्ठा की लौ। निर्धूम हो जलती रहे निष्पंद, आलोकित करे स्वपर को अविचलित सत्यनिष्ठा की लौ। That's it. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लिखा। परंतु इसमें मेरा एक प्रश्न उठता है जो थोड़ा सा मुझे कम समझ आया। वैके अंकल ने कहा था सत्य खोजा नहीं जा सकता, खोया जा सकता है। वहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। क्या आप दोनों में से कोई भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, सॉरी, मेरा प्रश्न बाद में कीजिएगा। मैं पहले पार्टिसिपेंट से प्रश्न आमंत्रित करूंगी कि पहले आप लोग पूछिएगा। आप लोगों में से जो भी प्रश्न कोई पूछना चाहता है अपने को अनम्यूट करिएगा और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आपके प्रश्नों से हमें भी बहुत क्लैरिटी बनती है, इसलिए प्रश्न जरूर पूछिए। सभी को जय जिनेन। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बोला। सबसे बड़ी बात एक और चीज हमारे सामने आई आज कि एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। अहिंसा महाव्रत के बचाने के लिए मुनि महाराज अपने सत्य महाव्रत में दोष भी लगवा सकते हैं और उसको बाद में प्रायश्चित लेके सुधार भी कर सकते हैं। जैसे वो चिड़िया वाली बात आई थी कि एक शिकारी ने अपने हाथ में चिड़िया ले रखी थी। मुनि महाराज से पूछा वो जिंदा है या मर गई। वो जिंदा थी, लेकिन मुनि महाराज ने बोला मर गई, क्योंकि उसे तो मुनि महाराज को गलत साबित करना था। महाराज ने अपने दोष लगा लिया अपने सत्य महाव्रत में, लेकिन जब उन्होंने खोल दी वो उड़ गई चिड़िया। तो ये भी सामने आ गया, उन्होंने सत्य महाव्रत में जानबूझकर दोष लगाया और बाद में सब बात का खुलासा हुआ। तो ये भी आया कि उसने कितनी भी चालाकी कर ली, लेकिन महाराज की निर्दोष चर्या जब भी सही रही। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद। बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा वेरिएशन हो गया है इस कहानी में ना, थोड़ा सा वेरिएशन। तो वो भी उतना ही वैलिड है। जो पहले प्रशांत ने जो बताया था उसमें ये था कि वो उस स्टेज तक गए नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि वो जिएगी या मरेगी। तो वहां पर एक तरीका ये था कि जिसमें किसी भी तरह का असत्य भी नहीं हुआ, और दूसरा जो तरीका ये था कि जानबूझ के कह दिया कि असत्य कह दिया ताकि उसकी प्राण रक्षा हो जाए। तो ये 2 अप्रोचेस हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक स्पेक्ट्रम होता है, आप अपने आप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और दोनों वैलिड हैं, दोनों अपनी जगह अपनी वैलिड हैं। जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथफुलनेस, वेरिटी का जो हायर स्टैंडर्ड है,
उसके अनुसार जो प्रशांत ने विकल्प सुझाया था, प्रशांत के दृष्टांत में जो विकल्प था वो है, और जो अभी प्रश्नकर्ता ने जो दृष्टांत दिया उसमें उधर उससे थोड़ा कम है, लेकिन दोनों अपनी जगह वैलिड है। और ये हमें हमेशा स्वतंत्रता रहती है कि हम अपने आप को कहाँ पर रखें, हम कितना एडवांस कर चुके हैं स्पिरिचुअली, ये उसके अनुसार। सुषमा जी, तो एक आप भी अपना प्रश्न रखिएगा। Okay, Jai Janan to everyone, and thank you, Prashandi, for the wonderful session, and of course, everyone. Today, my husband has joined, and he is going to ask the question. ओके, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि हम जब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट में सत्य को कैसे हम करें, लेकिन कॉर्पोरेट्स में जो भी ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं, फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, ये सब इकोनॉमिक मॉडल्स पे चलती हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिक्स, विच इज टर्म्ड एज थर्ड काइंड ऑफ लाई, बिकॉज देयर लॉट ऑफ अननोन्स, इतनी चीजें हमें पता नहीं है, तो हम अंदाज लगाते हैं। तो पूरा सच तो हमें पता नहीं है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन यही होगा कि हम जब वो प्रेजेंट करें किसी को, तो सच बोलने का मतलब है कि उसके साथ जो अजम्पशंस हुए हैं कि इस कंडीशंस में ये होगा, वही सच हो सकता है, क्योंकि एक करेक्ट सच तो उसमें कुछ नहीं होता, सब अनसर्टेनिटी उसमें काफी रहती है। इसलिए तो वही है कि हम जब उन्होंने बोला था कि कैन यू ब्लफ, knowingly bluffing is a problem, तो क्योंकि अंत में हमें देखना है कि हमारा भाव क्या है, हम उस समय किस लिए कर रहे हैं। हमारा का ज्ञान नहीं है इसलिए कर रहे हैं कि हम जान के वो कर रहे हैं, वो एक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अपने दिमाग में रहना चाहिए। उसी तरह अभी कमल अंकल ने जो बोला कि ये वो एग्जाम्पल शुरू में भी आया था कि एक शिकारी आके पूछता है कि जानवर किधर गया, तो वहां पे डिलेमा आ जाती है, हम सच बोलें तो किसी का नुकसान होता है। सो माय इंटरप्रिटेशन इज कि दैट इज नॉट राइट। उन्होंने भी, आई वाज हैप्पी कि उन्होंने भी ये रीइंफोर्स किया कि उससे किसी को क्षति नहीं हो, जहां तक ये ध्यान हमें रखें, दैट शुड बी आवर गोल। सो दैट्स जस्ट माय कमेंट्स। बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत ही सुंदर कहा, बट इतने में विशाल भैया ने भी रेस कर रखा है हैंड। विशाल भैया आप भी पूछिएगा। So I think the point came, एक दो बार वर्ड वापस बार आता है, व्यवहारिकता, राइट, इन प्रैक्टिकल सेंस। जैसे भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करने गए, वहां पे there are all systems and processes, but there is a trend कि you to give something to the advocate to get the work done, right? और कई बार चाहते भी आप हैं कि रूल फॉलो करें, there is a lot of inconvenience, so you are forced to go. Let's say even ट्रैफिक का मेरा एक बार एक चालान था जो मैंने कहा कि नहीं मैं तो पे नहीं करूंगा, तो I had to go through like 3 months of ordeal to get through the 15 hours of multiple visits and training on traffic laws. But of course that was difficult part. So just ये आता है कि व्यवहारिकता जो हम लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कहाँ हम लाइन वो ड्रॉ करें। एंड आई डू बिलीव कि one is to follow more like binary, कि otherwise there is no end to it in the context of व्यवहारिकता कि आप क्या करने लग जाते हैं। तो प्रशांत भैया, if you can give your perspective to the example of कि registration of property and then there is a system to pay to get the work done. देखिए, इसमें दोनों आई अग्री कि आज की तारीख में बहुत चैलेंजेस हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं और सिस्टम है। तो जहाँ पे सिस्टम सेट है, तो is the organization going to support it? The answer is the organization is not going to support it, and you are also working for a corporate which is not going to support these things. Yeah. अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी दुविधा जब आती है, और जब वो ब्रोकरेज, जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली लेने जाते हैं तो दिक्कतें आ रही है, और ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो हो रहा है। आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस में काफी ट्रांसपेरेंसी है कि वो सिस्टम काफी कम हो गया है,
बट प्रॉपर्टी में वो सिस्टम अभी भी है, और उस सिस्टम के थ्रू यू आर एबल टू गेट इट मोर कन्वीनियंट देन not to. And the guy knows the process, and because he knows the process, he knows the way to get things done faster. Otherwise you will be having to do it with more investment of your time. तो ये dilemma है, और ये dilemma में I think it only depends at that point in time how much of investment in life that you would like to make, honestly, and it's an ethical dilemma. If you ask me, if I have the luxury of time, and I would definitely want to follow the right path, which is the right thing to do, and that is a revolution, and that should be the right way to do. तो कॉर्पोरेट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं फायर अप्रूवल परमिट आपको टाइम तक नहीं मिलता है, इसी कारण से नहीं मिलता है, और यू नो इट्स ऑल, उसमें काफी डिफिकल्टी भी आती है, बट यू नो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अलाउ यू, देन follow the process, you follow the process. और वही मेरे को पर्सनल सिचुएशन में अगर आती है, लगता है बहुत ज्यादा चैलेंज है, उन्हें मैनेज करना है, ब्रोकर के थ्रू जाना है, तो देन यू से कि ठीक है मैं अपने कॉर्पोरेट को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, पर्सनली मेरे पास उतना टाइम नहीं, चलो मैं ब्रोकर के थ्रू कर लेता हूँ. तो आई थिंक दैट डिलेमा, आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ येट टू से कि आई विल वॉक अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ. प्रशांत जी, यहाँ मेरा प्रश्न उठता है कि अगर मैं सीधे वे में जाती हूँ तो काम होता ही नहीं, in spite of devoting so much time, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ चुकी है उस रूट से जाने की, पैसा लेने की, तो किसी ना किसी तरह से महीनों सालों वो लगा देते हैं, वो फाइल आगे नहीं बढ़ती है. तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऐसा बन चुका है, और जब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है तो मुझे लगता है कॉन्टेक्सचुअल है, और इसमें ये कॉन्टेक्सचुअल हुआ है कि बंदे की जो है, दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री, एंड इफ यू आर डूइंग दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री, इट इज लाइक व्यवहारिक, यू नो, जो कि सभी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो. अब जैसे कि मान लीजिए अब सवेरे 6 बजे के पहले और रात में 9 बजे के बाद ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकोगे तो कोई फाइन नहीं करेगा. अब रूल में नहीं लिखा है, बट सभी लोग देखते हैं कि भाई रोड खाली है, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई खड़ा भी नहीं है, पर सिग्नल है तो मैं क्यों रुकूं, और मैं नहीं रुकूंगा. और व्यवहारिक तौर पे चल भी रहा है, और आप खड़े रहोगे तो 3 मिनट तो भी कुछ नहीं होगा, और चले भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा. ये व्यवहारिक तौर पे है, और इसमें आई थिंक वी हैव टू एक्सरसाइज, और ये डिलेमा है, इसका आई डोंट थिंक आंसर हमारे पास है स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की तारीख में. तो यस, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ऑप्शन होता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके पर्सनली काम करूं या ब्रोकर के थ्रू करके जल्दी करूं, तो आज भी कई चीजों में ब्रोकर के थ्रू जाने में पर्सनल लाइफ में प्रेफर करते हैं. और मैं वही एग्जांपल देखता हूं कि कॉर्पोरेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और कॉर्पोरेट इज विलिंग टू वेट एंड यूज देयर मसल टू आल्सो टाइड इट ओवर. तो कॉर्पोरेट में नॉर्मली हम ये सारे रूल्स फॉलो भी करते हैं. शायद वो एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया है कि इसका काम करने का तरीका ही ये है. कॉर्पोरेट में हमारे, देखिए अब जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स में, अब देखिए जैसे विशाल भाई अभी जहाँ काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या पहले भी मैं जहाँ करता था, वहां पे कोई भी कारण से अलाउड नहीं है, तो वहां पे हम करते ही हैं, और कस्टमर को भी पता है कि नहीं होता है, तकलीफ ज्यादा होती है, टाइम लगता है, और करते हैं. पर उसी समय रोड पे जैसे हम जा रहे हैं, और जिस तरह की विशाल भैया बता रहे हैं कि भाई ब्रोकर के थ्रू में काम करना है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, अब वो कॉर्पोरेट की माइट, एनर्जी और टोटल कमिटमेंट वर्ल्ड वाइड और बजट उसके लिए इतना है कि वो कर पाते हैं. अब पर्सनल कैपेसिटी में अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, ब्रोकर के थ्रू ही प्रॉपर्टी का काम हो पाएगा, मैं डायरेक्टली उतना मसल और टाइम और नहीं कर पाऊंगा, तो हम वो कॉम्प्रोमाइज पर्सनली कर जाते हैं, क्योंकि हम पर्सनली एज एन इंडिविजुअल यूनिट वहां पे वीक पड़ जाते हैं. तो एज अ कॉर्पोरेट जो हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं राइटियस पाथ, उतना पर्सनली शायद हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और ये एथिकल डिलेमा है. और मुझे लगता है कुछ लोग कर भी पाते हैं, बट उसके लिए स्ट्रगल और टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है. तो ये मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जो हम तब्दीलियां देख रहे हैं, अब जैसे अभी आपने कहा कि लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अच्छा हो गया, बदल गया है, बदल रहा है. इसी तरह से कई गवर्नमेंट सर्विसेज में तब्दीलियां आ रही हैं. अब कहीं ज़्यादा पारदर्शक हो गए हैं, सर्विस डिलीवरी होने लगी है डोर स्टेप पर. या दिल्ली में, तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि सब कितनी आसानी से काम हो रहे हैं. तो अगर डिमांड होगी पब्लिक की ओर से, विरोध होगा, जो प्रक्रिया सेट हो गई है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है, जिसको कॉन्टेक्स्ट का हम संज्ञा देते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उठती रहेगी, तो तब्दीली होगी, परिवर्तन आएगा.
उसमें प्रोसेसेस में और सिस्टम्स में चेंजेस होंगे, वो अपरिहार्य है, उस दिशा में बढ़ेगा। तो ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है, थोड़ी बहुत कठिनाई हो भी, देर भी हो, तो करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि मैं उस सिस्टम में रहा हूँ और संपर्क है लोगों से, तो मुझे उतनी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन एक दो बार मैंने ट्राई करके देखा है कि मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं क्या मेरी पृष्ठभूमि है, और उसके बाद छोटी सी चीज में, जैसे कि पासपोर्ट का रिन्यूअल, उसमें 3 महीने लग गए। मैंने कहा मैं बता के नहीं दूंगा कि मेरा क्या बैकग्राउंड है और देखता हूँ क्या होता है। 3 महीने लगे, जो काम कुछ दिनों में होना चाहिए था उसमें 3 महीने लगे तो लगे। तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हमें इन टर्म्स ऑफ इनकन्वीनियंस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब लोग विरोध करते हैं, जब लोग सफर करने के लिए तैयार होते हैं, तो तब फिर सिस्टम में तब्दीली आती है और आ रही है। एंड एक जस्ट उसी एग्जांपल का मैं बात करूं, जो रेड लाइट का मैंने एक बार जंप किया था एंड आई डिसाइडेड कि मैं ड्राइव नहीं करूंगा। मुझे इतनी कठिनाई हुई कि जाना पड़ा, एक तो वीडियो देखना पड़ा, मूवी दिखाते हैं वो 45 मिनट की, फिर आपको एग्जाम देना है, वाइवा देना है, वो 4 बार कोर्ट जाना है। एक बेनिफिट तो ये हुआ कि आई बिकेम एक्स्ट्रा कॉशियस कि मैं जंप नहीं करूंगा। अब कोई हो नहीं हो, भले रात को 9 बजे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट आई विल स्टैंड एंड आई विल स्टॉप। तो एटलीस्ट ये हो गया कि कम से कम मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट आई अवॉइडेड ऑल द फ्यूचर एक्सीडेंट्स इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ दैट तप किया जो सत्य को फॉलो करने में। तो दैट वाज माय ओन रिफ्लेक्शन कि चलो कभी कभी उससे नुकसान भी हो जाता है विशाल, कि आप तो रूल फॉलो कर रहे हैं, आप रेड लाइट पर रात के 12 बजे रुके हुए हैं, और पीछे वाला जो आपके आ रहा है उसने नहीं फॉलो किया और वो टक से आपको मार देगा पीछे। ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी केसेस हुए। कभी कभी महंगा पड़ जाता है नियम से चलना, लेकिन ठीक है। हम अपने टाइम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट विपुल भैया का हैंड रेस है, तो विपुल भैया आप बताइएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्केट में, करोल बाग हो चाहे साउथ एक्स हो। तो हमने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि हम चाहे पार्किंग खाली हो या कुछ हो, हम पार्किंग वाले को टिप करते हैं, वो पहचानता है हमें, मतलब हमें ऐसा सोचते हैं कि हमने गलत नहीं किया। लेकिन मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि तुमने इन्हें बिगाड़ा हुआ है। मैं बोलता हूँ मैंने क्या किया, मैंने तो टिप दिया, मिठाई के पैसे लिए, गरीब आदमी है। क्या ये सही है? क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ कितनी पार्किंग भरी हो, मेरे लिए पार्किंग खाली हो जाती है। कमल अंकल आप बताइएगा। मैं तो गलत समझता हूँ इसको। मैंने तो टिप किया उसको, तो खाली पार्किंग में 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जब भरी थी उसने मुझे गाड़ी खड़ी करा दी, फिर मैंने तो उसको टिकट कटाया, मैंने टिकट में तो प्रॉब्लम नहीं करी। परंतु हमने इसको बढ़ावा तो दिया। वस्तुतः क्या हुआ? वस्तुतः तो ये हुआ ना कि जगह थी, गाड़ी उसमें खड़ी की जा सकती थी, और वो आदमी जानबूझकर ये कह रहा था कि अब और गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, और वो उसके लिए अवैध तरीके से कुछ और ऊपर से पैसा बनाना चाह रहा था, तो हम उसमें भागीदार हो गए। अच्छा, नहीं विपुल भैया, उसका एक्सपेक्टेशंस फिर सबसे ही गलत काम के लिए बढ़ गई, और उसके ऐसे तो लेकिन मैं शायद विपुल भैया को रिलीफ दूंगा इस टॉपिक पे। देखिए, मैं सोचता हूं कि हमारे सिस्टम में डिजाइन ही इशू है। हम जब परमिट देता है अफसर एक दुकान बनाने की, तो आइडियली जब दुकान की आपने परमिशन दी तो वहां पे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पार्किंग की प्रोविजन होनी चाहिए। पर इलीगल एनक्रोचमेंट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शंस ओवर द टाइम, नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फायर, एक डिजाइन जो जिस तरह से हुई है एक सिटी की, वो डिजाइन ही इस तरह से की गई कि कॉमन मैन तकलीफ में आके कहीं ना कहीं तो पे अप करे। और आप देखिए जितने भी पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को 100 के लॉट का पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें वो 300 गाड़ी खड़ी करा देता है आगे पीछे करके, ब्रेक मत लगाओ, ये मत करो। तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में एक डिजाइन है, और वो डिजाइन ऑफ सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की जरूरत बहुत है, जैसे हो रहे हैं और भी होने हैं, कि काफी रिफॉर्म होने हैं। और उस रिफॉर्म में अब कुछ लोग कन्वीनियंस देखते हैं कि ठीक है, आई नो अ पर्सन एंड आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ द पर्सन
एंड दैट पर्सन इज डूइंग मी अ सर्टेन फेवर। ये वीआईपी कल्चर इंडिया में है, और ये वीआईपी कल्चर के कारण जो वीआईपी में है, जो काफी लोग जिनका एक्सेस है, कंट्रोल है, उनको तो रेड कारपेट और कन्वीनियंस मिल जाती है, पर कॉमन मैन को डिफिकल्टीज आती है। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यूरोप में आप ट्रैवल करो, यूएस में आप ट्रैवल करो, तो एटलीस्ट या सिंगापुर में आप जाओ स्ट्रीट पे, आपको एक वीआईपी डिफरेंशिएशन नहीं है। वहां पे वीआईपी को भी तकलीफ पता होती है और वो एम्पैथेटिक होकर सॉल्व करता है, वो भी मेट्रो में आपके साथ ट्रैवल कर लेता है, और वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इंडिया में यस, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई थिंक दीज आर द राइट क्वेश्चंस की आंसर नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम है, बट वीआईपीज डेफिनेटली हैव अ बेनिफिट विच दे टेक। एयरपोर्ट की एंट्री में आप देखिए, गेट होती है उनके लिए, वीआईपी के लिए खाली भी होती है, वो आपको जाने नहीं देगा, पर आप लंबी लाइन में खड़े हो साइड में, तो ऐसा होता है डिफरेंशिएशन, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनफेयर भी है और दूसरों को तकलीफ होती है। तो सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट यस, वी नीड टू टॉक अबाउट देम एंड सॉल्व देम। बाकी देखिए, अभी आप देखिए प्रशांत भैया, मेरा एक और भी सवाल था। देखिए, मैं आपको एग्जांपल एक और दूंगा, बिल्कुल भी आप एग्जांपल दूंगा मैं, और मैं पूछूंगा कि ये सही है या गलत है। हम बिजनेस क्लास की सीट बड़ी होती है, पैसे ज्यादा लेते हैं, और उनको पहले चढ़ने देते हैं, पहले उतरने देते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन मनी कर रहे हैं ना। अब उसको आपने लीगल मान लिया, तो आप कर रहे हो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, यू आर गिविंग इन बिजनेस क्लास, एंड अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अ बेटर लाउंज, अ बेटर ड्रिंक यू आर प्रोवाइडिंग टू हिम, बट यू आर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस फॉर मनी। तो सोसाइटल सिस्टम कहीं ना कहीं जहाँ पे कन्वीनियंट है, वहां पे द ओनर्स ऑफ दैट अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर चार्जिंग अ फी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, and people are paying for those services. Now we can say I am a recipient of the service, I think this is right, this is not right for me, और ये बहुत ज्यादा relative है। I would say yes, there is a lot of reform that is required so that all of us can, feel comfortable and not feel कि inconvenience is the reason for me to pay. I think we should pay for services in a transparent manner. So I think charging a service fee should be transparent and should be equal for all. वो differentiated हो जाती है तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो और वो सिस्टम रिफॉर्म की जरूरत है। आज वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीआईपी कल्चर है, उनको सारी कन्वीनियंस और वो मिल जाता है, और आम आदमी जो है वो सफर कर रहा होता है। इंडिया में बहुत रिफॉर्म की आवश्यकता है। और भी भैया, मेरा क्वेश्चन और भी था कि जैसे हम महाराज लोगों के दर्शन करने जाते हैं, और हमें पता है वीआईपी कल्चर वहां भी चलता है, हम उनके जो भैया जी होते हैं उन लोग का ध्यान रखते हैं, ताकि हम महाराज जी के दर्शन करा दें, वो करा भी देते हैं, और लोग बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं। तो वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि हम सही करते हैं गलत करते हैं। देखिए, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये आपकी भावना है। अब वहां पे महाराज जी से आपको दर्शन करना है। अब ये देखिए, अब ये सब चीजें जो है ना, बहुत ही रिलेटिव और बहुत ही रिफ्लेक्टिव हैं, और मुझे लगता है कर्म सिद्धांत से ज्यादा रेलेवेंट है, सत्य से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ओके, थैंक यू। सिद्धांत में कर लेना चाहिए, और ये सत्य में नहीं हो पाएगा। दीज आर ऑल इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू सिस्टम्स, प्रोसेसेस, और नॉट रियली ऑन ट्रूथ। ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं। सिस्टम्स और प्रोसेसेस में कैसे सिस्टम काम करते हैं, और उस सिस्टम में आपको एंटाइटलमेंट कैसे मिले। आई थिंक दिस इज द मोर टॉपिक ऑफ एंटाइटलमेंट देन ट्रूथ, एंड एंटाइटलमेंट इज अ डिफरेंट टॉपिक। आई थिंक इट कैन बी बेटर कवर्ड इन कर्म सिद्धांत पीपल वे। आई गॉट योर पॉइंट। शांति, आपने बहुत बहुत अच्छा कहा। इतने में हम लोग टाइम तो क्रॉस कर रहे हैं, इट्स ऑलरेडी 9:40, 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, बट वाईके अंकल कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी वाईके अंकल से कि आप जरूर अपने विचार रखिए। मैं यहाँ पर प्रश्न के लिए हैंड रेज नहीं किया, आंसर के लिए हैंड रेज किया है, क्योंकि वह बहन ने एक तभी मैंने आपको कहा कि आप विचार रखिए अपने प्रश्न के लिए। मैंने आपको विभा बहन ने जो बोला, और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि जब मैंने ये लिखा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, पर जब थोड़ा जो आपने प्रश्न किया, फिर थोड़ा सोचा, तो इसका थोड़ा सा मुझे जवाब मिला। क्योंकि आचार्य श्री बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, और आपको उस पर फिर जोर लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्या भाव रहे होंगे। तो इनके भाव इस तरह से हैं कि सत्य खोजा नहीं जाता, क्योंकि वो बाहर नहीं होता। सत्य अंतरंग चीज है, अनुभव की चीज है, उसे जिया जाता है। जैसे प्रमाण सागर जी महाराज ने भी कहा, खोजने कहाँ जा रहे हो तुम, लेकिन हाँ, तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुम उसे खो जरूर दोगे अपनी जिंदगी से।
ये Right, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल ये निश्चय से तो जो बात कही ये तो वहां तो बिल्कुल ठीक करती है, बट अगर सत्य को हम व्यवहार से जब हम देखते हैं तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। बट हाँ, निश्चय से आत्मा की पॉइंट ऑफ व्यू से सत्यता तो अंदर है, तो अंदर ही है, दैट बाहर इज कहाँ परफेक्ट। खोजने जा रहे हो? हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो खोजा नहीं जाता, वो तो ऑलरेडी विद्यमान है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंकल बिल्कुल ठीक है, आपका अगर विचार वहां से है तो वो बिल्कुल समझने वाली बात है। बल्कि तो सत्य का मेरा अर्थ ही ख्याल अभी विद्यमान कोई होता है। नहीं है। हाँ, सत्य बिल्कुल भी का सत्य का अर्थ ही विद्यमान होता है। विद्यमान। सत्य का मतलब ही यही होता है। तो जहां हम आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं वहां बिल्कुल ठीक है, उसे खोजना नहीं है, वो तो एकदम है ही है, जो विद्यमान ही है, तो वहां तो खोजने की बात ही नहीं है। बट जब आपने कहा ना खोया नहीं जाता, खोया जा सकता है, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि खोया जा सकता है, क्यों बोला। वो चिमनी अगर नहीं रखी ना बहन, हाँ जी, तो फिर खो जाएगा, वो ज्योति बुझ जाएगी। उसके लिए संयम की चिमनी मस्त। हाँ, निश्चय से ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। तो अगर आप किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है, विपुल भैया का हैंड रेज हुआ है। बल्कि इसको नहीं, वो सत्य को पुराना खोने के हैंड है बजाय वो। इसे दूसरी तरह से भी हम रख सकते हैं कि सत्य से च्युत हुआ जा सकता है। सत्य से खोने का अर्थ यह है कि सत्य को तो खोएंगे आप, क्या खो नहीं सकता, लेकिन च्युत उससे हुआ है। आप गिर सकते हैं, है ना। असावधानी अगर हुई, चिमनी नहीं रखी उस पर संयम की, तो सत्य से च्युत हो सकते हैं। इस सेंस में आप कह सकते हैं कि खो गया। क्षमा चाहूंगा, स्वाति जी के पास चलते हैं। मे बी हाँ, मैं भी काफी यही हो कह गया रही है। थी कि स्वाति जी के Yes. पास चलते हैं। स्वाति टाइम जी। बहुत ज्यादा हो चुका है और सभी की पेशेंस से देखिए, प्रशांत भैया ने इतना अच्छा बोला है कि किसी को ये नहीं लग रहा है कि हम सेशन छोड़ के जाएं। सभी लोग यहाँ पे हैं, तो अब मैं हैंड ओवर करती हूँ स्वाति जी को कि स्वाति जी अपना टेक ओवर करें। हाँ जी, नहीं बस आई थिंक इट अमेजिंग सेशन। तो मैं तो वोट ऑफ थैंक्स ही दूंगी। बहुत बहुत सारे प्रश्न भी, आंसर्स भी, बट आई थिंक ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है। और प्रशांत भैया, आपने इतने प्रैक्टिकली इसको आज डिस्कस किया है। फ्रैंकली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन एंड मतलब द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट कम अलोंग वे, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये बात कि सत्य डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मतलब इतना इजी नहीं है, ये बात बहुत ही स्ट्राइकिंग लगी। क्योंकि सत्य को बहुत परिप्रेक्ष्य में और हर 10 लक्षण धर्म में सत्य की के प्रवचन सुने हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज की इतना, मतलब इसने ये भी उजागर किया कि कई चीजें हम सोचते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं या सत्य है हमारे जीवन में, लेकिन वो सत्य नहीं होती। हम उसको सोच लेते हैं सत्य है, लेकिन अगर रियली में देखें तो क्या वो सत्य है, और एक्चुअली सत्य मतलब इतना इजी नहीं है प्रैक्टिस करना और या हो पाना। मतलब ये बात बहुत ही अच्छी लगी। Thank you for bringing the different perspectives along. वाई के अंकल और कमल अंकल ने बहुत ही महीन महीन बातें सत्य के बारे में बताई, जो अगेन इज थॉट प्रोवोकिंग। ओवरऑल मैं यही कहूंगी, तो थैंक यू सो मच वाई के अंकल एंड कमल अंकल। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि सत्य, मैं पर्सनल अपना कहूंगी क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस टॉपिक के बारे में, और कभी मैं अपने सत्य के एक्सपीरियंसेस बताऊंगी तो मतलब सत्य से पावरफुल कुछ है ही नहीं इस लाइफ में। दैट इज व्हाट आई वुड से। सत्य इतना पावरफुल है, और जब हम सत्य की खोज करने निकलते, खोज भी नहीं, अगर हम केवल, शायद किसी ने बोला था कि वो सत्य की माला उन्होंने जपी, मैंने भी अपने पर्सनल जीवन में एक बार माला जपी थी। तो मेरे जीवन में ऐसे असत्य जो मुझे पता नहीं थे, पता थे लेकिन कहीं छुप गए थे, मेरी याददाश्त थे कि वो असत्य है, वो भी उजागर हो गए। मतलब जब मैंने सत्य की माला जपी तो मेरे जीवन से असत्य खत्म हुआ। तो बहुत पावरफुल सत्य है। असत्य खत्म होने से आत्मा को शांति मिली, आत्मा की शक्ति बढ़ी। तो मैं ये कहूंगी कि सत्य से पावरफुल जीवन में कुछ नहीं है। और आज इतने पावरफुल टॉपिक को प्रशांत भैया, डॉक्टर विभा, कमल अंकल, वाईके अंकल ने डिस्कस किया और इतने सरल शब्दों में हमारे सामने रखा, तो हम सभी बहुत आभारी हैं। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस फॉर आस्किंग अमेजिंग क्वेश्चंस।
एंड मैं अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी इस सेशन को हम ओवर करेंगे, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच प्रशांत भैया अगेन।